जब आज़ादी का सूरज तुलू हुआ तो बर्रे सगीर के मुसलमानों ने सुकून का सांस लिया। 14 अगस्त 1947 को 27 रमजान जुमअतुल मुबारक के दिन 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 मुबारक लाखों माओ बहनों, बहू बेटियों, नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों ने अपना खून देकर तामीर किया था। वो लोग बहुत अजीम थे जिन्होंने एक नजरियाती सरहद बनाकर दुनिया के जोग्राफिये में एक नजरियाती मुल्क पाकिस्तान का इजाफा किया। उन्हें खरीदने और झुकाने के लिए सारे हरबे आजमाए गए, मगर वो बिके नहीं और झुके नहीं, बल्कि वो अपनी सारी तवानाइयां हमारी नजर कर गए। अपना मालो मता, तन मन धन सब कुछ आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। यौम आज़ादी पाकिस्तान हमें आगे बढ़ने वाले वक्त के साथ अपने मकसद से ज़्यादा करीब होना चाहिए। जितने पाकिस्तानी हैं सारे स्टेक होल्डर, ख्वाह वो तालीम के हों, सकाफ़त के हों, वो माशरत के हों, मईशत के हों, सियासत के हों, इन सब को एक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। पाक वतन के हुसूल की जद्दोजहद में लाखों लोग शहीद हुए, औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हो गए, हजारों लोग घर से बेघर और लाखों लोग हिजरत पर मजबूर हुए। लाखों जानों की कुर्बानी, माओं के अरमानों का खून, बहनों की उम्मीदों का जनाजा, भाइयों की आरजुओं की तबाही, बेटों और बेटियों की ख्वाहिशात का कत्ल, बीवियों के सुहाग, बाइस्मत और बाहया खवातीन की इज्जतों की नीलामी के बाद बरे सगीर के मुसलमानों ने शमअ आज़ादी रोशन की और एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हमारे असलाफ ने आज़ादी के लिए खाक व खून के दरिया उबूर किए, मगर गलत मनसूबा बंदी और खुद गर्जी के नतीजे में 24 बरस बाद ही पाकिस्तान का एक बाजू जुदा कर दिया गया। इतने बड़े सानहे ने भी हमारे जज्बे हुब्बुल वतनी को न झंझोड़ा। मौजूदा हालात में एक बार फिर वो खतरात सरों पर मंडला रहे हैं जो माजी में रूनुमा हो चुके हैं। अंदरूनी खल्फशार, बेमकसद तालीम, अखलाकी बेराहरवी और सियासी अदम इस्तेहकाम हमारी सलामती और बका के लिए संगीन खतरा है। आज हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बुनियादी तसव्वुरात पर खुलूस नियत और इस्तिकामत के साथ अमल पैरा होने की जरूरत है, ताकि अपने आने वाली नस्लों के लिए मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान तश्कील दे सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान का 14 अगस्त स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आप सबको हमारी जानिब से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक बहुत ही स्पेशल दिन है, एक बहुत ही ख़ास दिन है जिसको हर साल बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। लेकिन हमें मनाने से पहले एक बार सोचना चाहिए, हमें मनाने से पहले एक बार इस तरफ ज़रूर ध्यान करना चाहिए कि जिस वजह से ये मुल्क क़याम में आया, जिस वजह से ये मुल्क बनाया गया, क्या वो वजह आज भी हमारे दिलों में, हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है? क्या वो हमारे अमल में नज़र आती है? 14 अगस्त हमारे लिए क्यों स्पेशल है? क्या बात है 14 अगस्त में? 14 अगस्त जो कि 27 रमज़ान उस दिन था, आज खैर 25 रमज़ान है, 2 दिन ही है, लेकिन बहुत एक अंदर से एक हम लोग को खुशी आती है, फिर सोच के थोड़ा सा अफसोस भी होता है, लेकिन खुशी भी होती है। एक आइडेंटिटी है हमारी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिस पे आप उसको जितना इज़्ज़त देंगे लोग आपको उतनी इज़्ज़त देंगे। हम अपनी आइडेंटिटी पे खुश होते हैं, डेफिनेटली पूरी दुनिया में हर इंसान अपनी आइडेंटिटी पे खुश होता है। हर इंसान के लिए उसकी आइडेंटिटी, जिस तरह उसका नाम, जिस तरह उसके घर वाले, जिस तरह उसके वालिद का नाम, वालदा का नाम उसकी एक पहचान होता है, इसी तरह एक मुल्क, एक इंसान की पहचान होता है। अब टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम उस पहचान को कितना ऊपर तक ले जा सकते हैं। हमारे पास 3 बहुत ही मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं, चेयरमैन हैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट सिंध के मियां अब्दुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा जी, इनके साथ मौजूद हैं, उनका मैं अभी ऑफ एयर बात करी थी कि कोई इंट्रोडक्शन मैं नहीं दे सकती। अदीब हैं, स्कॉलर हैं माशाल्लाह। उनकी अगर मैं तारीफ में बोलती चली जाऊंगी तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। कुरैशपुर साहब सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। अच्छा, सर के साथ एक और बहुत ही मौजूद हमारे गेस्ट हैं। आपने उनको बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखा होगा। आई टेक हिम एज अ स्कॉलर, इनफैक्ट सोशल एक्टिविस्ट है, एंकर हैं, बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल कुरैशी साहब। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैर आफियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो हम थोड़ी सी ये बात करेंगे, सिंस आज 14 अगस्त है, तो सबसे पहले मैं मियां मेरी साहब से पूछूंगी, सर आपको किस तरह की फीलिंग आ रही है आज के दिन, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक तो बीबी पहले नाजरीन को 14 अगस्त मुबारक, रमज़ान मुबारक और आने वाली ईद मुबारक। ये तो खुशी की फीलिंग भी है। सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि 65 बरस जो है हमने अपनी आज़ादी के गुजार ली है। आपने तो फ्री मन कर दिया, आपने तो ईद मुबारक तक कर दिया। हाँ जी, और दूसरी बात जो है वो ये है कि कुछ अफसोस भी हो रहा है कि जो हमने ऐड किया था 14 अगस्त को, उसको हम पूरा नहीं कर सके। जो रिजॉल्व लेके हम चले थे कि हमने ये करना है, उसको हम पूरा नहीं कर सके। तो ये दोनों फीलिंग साथ साथ चल रही हैं। सर कुरैशी सर, आप मुझे बताइए कि ये किस तरह की चीज़ की बात करें कि जो हमने अहद किया था, जो हमने वादा किया था, वो हम पूरा नहीं कर सके। वो कौन सा अहद और वादा है जो हम पूरा नहीं कर सके? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब आप इस तरह के अय्याम मनाती हैं, मुख्तलिफ मौक़े पर आप बैठ कर कोई ना कोई सिलसिला, वो आपके घर से शुरू हो, बच्चे की सालगिरह और मुल्क की आज़ादी की सालगिरह, उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि गुज़रे हुए कल का जो तजुर्बा है उसको हाल के लम्हे में उसको ज़रा एवेल्यूएट करें और उसके नतीजे में जो आने वाला कल है उसका हम तयन करें। एक तवील जद्दोजहद थी, एक तहरीक थी, बड़ा लंबा सफ़र था। लोग जिसकी तनाबें 1857 की जंग आज़ादी से मिलाते हैं और वो कल्मिनेट हुआ 14 अगस्त 1947 पर जब हमने। अच्छा, तो अब ये जो तारीख़ है 65 बरस की, ये तो तारीख़ है, हमारे सामने है। हमारी मौजूदा नस्लें भी पढ़ रही हैं, आने वाली नस्लें भी पढ़ेंगी, हमने भी पढ़ा है। और हम में से माशाल्लाह बहुत से ऐसे हैं, मसलन मियां साहब, कि उन्होंने इस तारीख़ को बनते देखा है कि तारीख़ किस तरह बन रही है। तो जब तारीख़ बन रही है तो ज़ाहिर है कि आपके हिस्सी और नफसी तजुर्बे और मिनहुसल कौम आपके क्या फ़राइज़ हैं, आपने ख़ुद क्या किया है, माजी से क्या सबक लिया है, रिवायतें सफ़र करते हुए आप तक कहाँ पहुँची हैं और आप आने वाली नस्ल को क्या कुछ दे रहे हैं, इस सब का आप अहाता करते हैं और अहाता करके और आप आगे बढ़ते हैं। आज का दिन जो है ये भी इसी लिहाज से मेरे नुक्ते नज़र से अहम है कि हम आज बैठकर, ये तो तारीख़ है, 65 बरस की तो तारीख़ है, उसमें क्या खोया, क्या पाया, क्या नशेब व फराज हैं, और जो गलतियाँ हुई हैं उनको दोहरा कर आइंदा वो गलतियाँ न हो, ये तो आने वाली नस्लें भी पढ़ेंगी, हमने भी पढ़ा। तो ये 65 बरस तो आपके सामने आज के लम्हे में, ये यहाँ से अगर आप अगला सफ़र करें, इसलिए कि अगले बरस फिर यही 14 अगस्त होगा, 65 से 66 साल हो जाएंगे जी। तो अब आप ये देखें कि इस 65 बरस का जो सफ़र है वो उसका अहाता तारीख़ कर रही है, आपको बता रही है। और अब आप जब यहाँ बैठ कर देख रहे हैं तो अब यहाँ से आगे कदम कहाँ जाना है, इसमें कितने पिटफॉल्स हैं, क्या क्या कुछ हम कर रहे हैं, क्या नकाइस हैं, बेहतरी किस तरह हो सकती है, मिनहसुल कौम हम क्या कर रहे हैं, इनफरादी सतह पर हमने क्या क्या किया है, और जो कौमी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं, जो मुख्तलिफ शोबे होते हैं उसके अंदर। तो आज के दिन बैठ कर हमें ये कि जी हमारा अगला कदम जो है वो किस क्या होना चाहिए। फैसल साहब, आप नौजवान नस्ल के नुमाइंदा हैं, आप मुझे बताइए कि हमारी आज की नौजवान नस्ल क्या कर रही है, कुछ कर रही है, इतनी नाउमीद क्यों है? नाउमीद क्यों है? अच्छा, एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सब लोगों को आज के दिन की। 2-3 बातें मैं मुख्तसरन कहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी ना मनाया करें, 27 रमज़ान को मनाया करें। ये आज से कोई 3-4 साल पहले मुझे ख्याल आया कि 27 रमज़ान पे बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं और ये पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, ये मुआवजा है अल्लाह का, 27 रमज़ान। मैं कह भाई जान तो मनाओ भी 27 रमज़ान को, वो किसी को याद भी नहीं है कि 27 रमज़ान थे। अब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने कुछ लोगों को याद कराया, तो उस मुआवजे को मनाओ भी तो सही ना। परसों से किसी को याद नहीं होगा कि ये
यौम आज़ादी है हमारा, तो मुझे उम्मीद है कि परसों भी याद रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2 दोस्त, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क है। कुरैशपुर साहब ने फरमाया कि अगले बरस फिर 66वां साल, अल्लाह करे इंशाअल्लाह ऐसा होगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो ऐसा ही होगा। लेकिन ये कौम आज़ाद नहीं है, ना हमारी सोच आज़ाद है, ना फ़िक्र आज़ाद है, ना रूह आज़ाद है, ना जहनीत आज़ाद है, ना मईशत आज़ाद है। मैं ग़ुलाम हूँ दूसरों के कल्चर का, मैं ग़ुलाम हूँ दूसरों की भीख का। इस नौजवान नस्ल ने बहुत माज़रत के साथ अपनी आज़ादी को नहीं पहचाना। हम नक्शे पे एक बाउंड्री देखते हैं, आज़ाद मुल्क। मुल्क तो बहुत से आज़ाद होते हैं, सही। लेकिन क्या मैं बहैसियत फ़र्द आज़ाद हूँ? क्या मेरी सोच में आज़ादी है? क्या मैं अपना एहतसाब खुद कर रहा हूँ? क्या मैं अपने अच्छे बुरे का जिम्मेदारी ले रहा हूँ? ये तो महकूम कौमें होती हैं ना, जो कहती थी मैं क्या करूँ, साहब ने कहा था मैंने कर लिया, मैं तो मजबूर। सर आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं गलत काम करने के लिए, आप आज़ाद हैं सही काम करने के लिए। गलत काम करते वक्त आपको आज़ादी याद रहती है, सही काम करते वक्त कहते हैं कि मुझे किसने जूता नहीं मारा तो इसलिए मैंने सही काम नहीं किया। तो मैं नाला हूँ अपने आप से, और आखिर में मैं ये भी शिकायत कर लूँ अपने मुझ जैसे लोगों से, मैं अपने आप से, कि आजकल मुझे एक नया फैशन मिल गया है कि मैं सवाल करूँ कि पाकिस्तान क्यों बना था, सही बना था गलत बना था, कायद आज़म ने गलती की थी कि सही की थी। वो करते हैं ना, सेक्युलर थे कि नहीं थे, क्या ये कायदा भाईजान, वो जो भी था आज आप आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस आज़ादी को पहचानिए और बहुत जल्दी आगे की तरफ का सफ़र शुरू कीजिए। ये जिस भूली हुई आज़ादी की पहचान की आप बात कर रहे हैं, हम इसी एसेंस पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे आज़ादी के मफ़हूम पे कि आज़ादी का वो कौन सा मफ़हूम है जो हम भूल गए हैं या फिर हमने इग्नोर कर दिया है या फिर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तीनों चीज़ें जो हैं एक ही लीग में आती हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे पूछूंगी, आज़ादी आपने फील की, आप छोटे थे डेफिनेटली, लेकिन आपने उसको फील किया। एक मुल्क था, एक जगह थी ऐसी जिसको हम उसको कहते थे कि वो यूनाइटेड है। फिर 2 सेपरेट नेशंस आई और आप जहाँ रहते थे वहीं रहे, लेकिन फीलिंग कैसी आई जब एक एहसास होता है कि अब ये एरिया, ये टेरिटरी जो है ये आज़ाद हो गई है, तो आज़ादी क्या थी उसमें? देखें बीबी, बात जो थी जिस माशरे में मैं रहता था वो एक रूरल माशरा था। तो आप अंदाज़ा करें कि रूरल माशरा एक दूर दराज गाँव में भी उस वक़्त भी इक़्तिसादी जो चीज़ें थी वो सारी हिंदुओं के हाथ में थी। मुसलमानों की आबादी ज़रूर थी वहाँ पे, लेकिन जो भी दुकानें सारी हिंदुओं की थी, जो कर्ज़ा लेते थे मुसलमान वो भी हिंदुओं से लेते थे, वो कर्ज़दार थे, उनकी ज़मीनें जो थी वो हिंदुओं के पास चली जाती थी। तो ये एक, और स्कूलों में बच्चों में जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो ज़्यादातर बच्चे हिंदू बच्चे होते थे, मुसलमान बच्चे स्कूलों में नहीं जाते थे। तो मतलब जो है कि उस माशरे को देख के आज अगर मैं ये कहूँ कि क्या हुआ है, तो आप देखें कि कुछ छोटी मोटी तब्दीली नहीं आई। वही गांव है, वही बच्चे हैं, वहीं से बच्चों ने निकला, मैं उसी गांव में से निकला, मैं वहाँ से निकल के मैं कहाँ पहुँचा। इसी तरह और बहुत से लोग हैं जो कहाँ पहुँचे। ये आज़ादी का समर है। तो आज़ादी थी हमें, तो तभी हम आगे बढ़ने की हमें मौका मिला। अगर आज़ादी ना होती तो हो सकता है कि हम आगे न बढ़ सकते, क्योंकि एक माशरे में एक चीज़ में हम जकड़े हुए थे उस वक्त। उस जकड़े हुए चीज़ों से हमें एक निजात मिली, तो हमें एक राह मिली, हमें उसमें हमने उसके ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये साथ रहते हुए मुमकिन क्यों नहीं था? नहीं, साथ रहते हुए मुमकिन इसलिए नहीं था कि वो साल का एक सिस्टम चला आ रहा था। वो सिस्टम को जोड़ना जो था वो बड़ा मुश्किल था। अगर आप उसको आहिस्ता दूर करते तो मेरे ख्याल में अभी 2 सदियाँ और लग जाती हैं आपको दूर करने के लिए। तो ये मेरा मतलब है, ये तो एक यकदम एक ब्रेक हो गया, चेन जो थी वो ब्रेक हो गई, आप आज़ाद हो गए, आपको वही फैसिलिटीज़ जो थी वो आपके हाथ में आ गई, आपने आगे तरक्की करनी शुरू की। आप लाहौर की बात करें, लाहौर में सारे नारकली में एक मुसलमान की दुकान थी।
ये भी तो है। तो कोई बैंक जो था, कोई बैंक नहीं था पाकिस्तान के पास। एक लाहौर में एक ऑस्ट्रेलेशिया बैंक, छोटी सी ब्रांच होती, और तो कुछ भी नहीं था ना। तो फिर क्या हुआ? फिर शाह आलमी का चला हुआ। जी। अब आप देखें कि क्या प्रिडिक्शन क्या थी? प्रिडिक्शन ये थी कि 2, 4, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद नेहरू और पटेल साहब ने कहा था कि ये तो वापस आ जाएंगे, इनको तो कोई बात नहीं। उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। उन्होंने तो, मेरा मतलब है, हमारे जो असासे थे स्टेट बैंक के वो हमें नहीं दिए बहुत अरसे तक। हमारे पास जो हमारी फोर्सेस के लिए जो असला था वो नहीं मिला। तो उसके बावजूद हमने स्ट्राइव किया, तरक्की की, आगे बढ़े। ठीक है, उसमें पिटफॉल है, ये जरूरी है, लेकिन उसमें ग्लोरियस ईरा भी है। ऐसी नहीं बात है कि बिल्कुल ही सारी चीज़ें जो है खत्म हो गई। सही। अच्छा कुरैशी साहब, आपको कभी कायद-ए-आज़म से मिलने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिला? नहीं, इत्तेफाक से ऐसा नहीं, इसलिए कि जब पाकिस्तान बना तो मैं तो बहुत ही छोटा था उस ज़माने में, और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान में आया तो जलसे में गए? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता, क्योंकि गया भी हूँ तो जाहिर है कि उस कमसिनी के आलम में तो बहुत सी चीज़ें जो है आदमी उस वक्त लोग उनके बारे में कैसे बातें करते थे? बहुत अच्छी बात है कि हमें तो तारीख में कहा है इसलिए कि देखिए हमने अपनी आंखों से तो ये तमाम चीज़ें नहीं देखी। हाँ, ज़ाहिर है जो मुल्क का वो हिस्सा था उसमें जो नारे लग रहे हैं, तहरीक है, लोग चले आ रहे हैं, पाकिस्तान बनेगा वगैरह वगैरह। अब जब हम तारीख में पढ़ते हैं और देखते हैं तो मुझे वो वाक़या बहुत हांट करता है कि कायद-ए-आज़म तकरीर कर रहे हैं और अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे हैं, और मजमा जो है वो सुन रहा है, और उसमें एक ऐसा आदमी है जो अनपढ़ है, वो जनाब सुन रहा है और दाद दे रहा है। तो बराबर में जो आदमी बैठा था उसे मालूम है कि ये एक अनपढ़ आदमी है, तो उसने कहा कि मियाँ ये अंग्रेजी में तकरीर कर रहे हैं। तो उसने कहा मुझे पता, तो तुम्हें तो अंग्रेजी नहीं आती? उन्होंने कहा नहीं आती। तो उन्होंने कहा तुम क्या समझ रहे हो, ये क्या कह रहा है? वो जो समझ रहा था उस पर हम बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक का बात करिए। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट। ये सही माना में ब्रेक है। सही माना में। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ मैं कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी, सर आप एक बात कर रहे थे, बहुत बहुत मुझे माफ़ी कि हम लोग को एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ी थी, लेकिन आपको ब्रेक नहीं आएगी, प्लीज़ आपने बात नहीं वो आपने ब्रेक कहा तो बस उसमें तो कोई एतराज़ हो नहीं सकता ना। ब्रेक में तो कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए कि कायद-ए-आज़म अगर ज़बान बेज़बानी से कहते तो इस कौम से यही कह रहे होते कि ये मुल्क मैंने तुम्हें दे दिया है, मेक इट और ब्रेक इट। बस ज़ेब दास्तां के लिए एक बात कह दूं तो उसके बाद फिर मैं अर्ज करता हूँ कि वो मार्टिन लूथर किंग या इसी तरह की कोई आज़ादी के मतवाले का वाक़या है कि वो तकरीर कर रहा था एक चौक में खड़ा, और हुकूमत वक्त के खिलाफ तकरीर थी। पुलिस आई, उन्हें पकड़ के ले गई, उनका मुहाकिमा हुआ और उनको 6 महीने के कैद हो गए। 6 महीने गुजर गए। जब वो आज़ाद होने का उनका दिन आया तो उनके फॉलोवर्स जितने भी थे, पैरोकार, वो गए उन्हें लेने के लिए, छुड़ाने के लिए गए, जेल से छुटे एक मुजमे की शक्ल में, और उसी रास्ते से आए और उस जगह पहुंचे जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो वो लीडर उसी जगह पर गया, खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा और कहा, हाँ तो मैं कह रहा था। यहीं से शुरू करें। तो मैं अर्ज करूं कि मैं ये कह रहा था कि कायद-ए-आज़म जब तकरीर कर रहे थे अंग्रेजी में, और वो जो ऑडियंस था उसमें एक ऐसा आदमी था जो ज़बान से वाकिफ नहीं था, नहीं। तो लोगों ने कहा कि भाई आप क्या, आपकी समझ में क्या आ रहा है, ये तो अंग्रेजी में कहा, तो तुम्हारी समझ में तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं जानता हूं कि ये शख्स सच बोल रहा है। तो सच की जो ताकत है, जो तवानाई है, वो बहुत, यानी उसको फिर आप कोई उसे मुस्तरद नहीं कर सकता, और उससे फिर कोई लड़ भी नहीं सकता। बात हो रही थी आज़ादी, पाकिस्तान को आज़ादी, तो आज़ादी आपको ये डिफाइन करना है कि आज़ादी क्या है। आज़ादी क्या है जी। अब आपके यहाँ सिलसिला तो यह है कि आप जब तक कैद-ओ-बंद न रखेंगे आज़ादी का तसव्वुर नहीं हो सकता आपके यहाँ। तो आपको कहा कि आप आज़ाद हैं, लेकिन आपको डूज एंड डोंट्स के उसूल भी बता दिए गए, और कुरान कह रहा है कि अम्र क्या है और नहीं क्या है।
अवामिर और नवाही का हुक्म दे दिया गया कि ये करना है और ये नहीं करना, ये करने के लिए तुम आज़ाद हो, इसीलिए तो इख्तियार दिया गया है। वो जो हज़रत अली से किसी ने पूछा कि हुजूर ये जो जब्र कद्र का क्या मसला है, अगर इंसान मुख्तार है तो फिर गुनाह की पुरसिश क्यों होगी उससे, वो तो सब उसके हुक्म से हो रहा है। तो ये जब्र इख्तियार का मसला जो है ज़रा मुझे समझा दीजिए। उसे कहा खड़े हो जाओ, हज़रत अली ने फरमाया खड़े हो जाओ, और इसने फरमाया कि अपनी एक टांग उठाओ, उठाकर खड़े हुए और कहा अब दूसरी, इसी हालत में दूसरी टांग उठाओ, देखिए ये तो नहीं, तो उनका वो इख्तियार है और ये जबर। तो अब अगर आपको ये बता दिया जाए कि जी ये करना है और ये नहीं करना है, इन हुदूद में रहकर आप काम करें, तो ना आपको ये शिकायत होगी कि ये उसूल आपने तोड़ दिए, ये उसूल, ये आपकी आज़ादी का ये इजहार हमारे फुला उसूलों से मुतसादिम है, जी हमारी अखलाकियात से मुतसादिम है, हमारी मजहबी कदरों से मुतसादिम है, या हमारी अपनी तारीखी जो रिवायात हैं उनसे मुतसादिम है। बाप के यहाँ हर मुआशरे की अपनी एक मखसूस रिवायात होती है, उन रिवायात के गोया दायरे में रहकर वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आपको आज़ादी तो है, लेकिन उसका तयन भी है कि जी तो यही मसला जो है वो जो फरमा रहे थे फैजल साहब, तो मियाँ साहब ने भी फरमाया कि जी आप आज़ाद तो हो गए हैं बात, तो अब आपको क्या करना है, आपको दायरा भी मालूम है, ये दायरा कार है, इस दायरे में रहकर अब आपको ये सोचना है कि मिन हैसल कौम हमें क्या कुछ करना है, आजादी इस का तरह दायरा है, हमारी आज़ादी मुतासिर न हो, और इस आज़ाद फजा में रहकर, इसलिए कि आज़ाद फजा में रहकर जो आप खुलकर परवाज की जो आपको इजाजत होती है, इस तरह कि आप नो फ्लाई जोन में ना जाएं, जी आपकी अपनी हुदूद है वो मुतायन है, उसमें आप परवाज करें। आपकी मईशत कहाँ है, तालीम आपकी कहाँ है, आपके और दूसरे बैनुल अक़वामी उमूर कैसे हैं जो कौमों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं, उस शोबों में लोग काम करते हैं, उसमें रहकर तो बुनियादी तौर पर आपको ये तय करना है कि इस आज़ादी से। अच्छा, फिर जो नई नस्ल है जो फैसल साहब बात कर रहे थे, उसमें बहुत सही बात कही उन्होंने कि क्या करें, वो तो उनकी तो समझ में बात नहीं आता, उसमें एक जिम्मेदारी हमारी भी है। हम जो वर्षा मुंतकिल कर रहे हैं, हमने तो अपने बच्चे को नहीं रोका कि तू गली में फुला के साथ जाकर न खेलना, देख, और रात को जब 12 बजे बिजली आ जाए तो तू सड़क पर बिजली जला के और सुबह फजर तक क्रिकेट खेलते रहना, देख, हमने तो मना नहीं किया उनको, देख। तो आज़ादी की जो हुदूद हैं उनका आप तयन कीजिए, उन्हें बताइए कि ये आपके अवामिर और नवाही हैं, ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना। मुआखज़ा का भी तो यही तसव्वुर है ना कि आपको ये कानून है, ये आपको करना है, आपने ये नहीं किया इसलिए आपका मुआखज़ा होगा, सही, और ये साबित करना है कि वाक़तन आपने किया है या नहीं किया है, तोहमत तो नहीं है, इल्ज़ाम तो नहीं है। अच्छा फैसल, मैं आपसे पूछूंगी कि कायदे आज़म एक बहुत अजीम लीडर थे, हम सब उनको उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा उनको पेश करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से इज़्ज़त भी दी जाती है। तो क्या वजह है कि आज हमें किसी में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो नज़र नहीं आती, या अगर हैं तो वो भर के सामने नहीं आती या आने नहीं दी जाती? क्या वजह है कि हम में से कोई लीडर अब क्यों नहीं बाहर आ पा रहा? मैं इसका भी जवाब देता हूँ, जो क्रेशपुर सामने का उस पर एक लम्हा बात कर दूँ। आज़ादी का मतलब गफलत नहीं है, और आज़ादी का मतलब मादर पिदर आज़ाद भी नहीं है। आज़ादी, और तलत हुसैन साहब जो हमारे सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने मेरे शो में बड़ी अच्छी बात की थी, कहते हैं आज़ादी का दरअसल मतलब ये है कि तुम आज़ाद हो अपना एहतसाब करने के लिए, खुद अपना एहतसाब करो, क्योंकि अब तुम आज़ाद हो, जब महकूम हो तो क्या एहतसाब करोगे। जहाँ तक लीडरशिप की बात है, आपने मैं इसमें तल्ख में जवाब देता हूँ इस बात का माज़रत के साथ, वो शख्स जो कहे कि मैं लीडर हूँ वो लीडर नहीं होता, लीडर फॉलोअर्स से बनता है। जो वाक़या कुरैशपुर साहब ने समझाया बताया, उससे समझ लीजिए कायद आज़म लीडर कैसे बने, क्योंकि उनके फॉलोअर थे। यूँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़े लीडर हमारे पास कोई है नहीं। अगर आप सिर्फ उनकी शान में कसीदे पढ़ते रहें लेकिन उनके पीछे ना चलें तो वो भी लीडर ना बचेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। अगर आप उनके पीछे चलेंगे तो वो अजीम लीडर है। कायद आज़म के आप पीछे चले लाखों लोग, वो लीडर बन गए। वरना एक शख्स दीवानावार गली में कहता रहा मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, कोई उसके पीछे ना चले, तो आज भी आपके पास लीडर है, अच्छे बुरे हो सकते हैं, लीडर है, लेकिन फॉलोअर कोई नहीं है माज़रत के साथ। क्यों नहीं है फॉलोअर? हम नहीं है वो कौम। हम, मैंने कहा ना, आज़ादी मादर पिदर आज़ाद। इस रेवड़ को आप दोबारा उस फ्लो में कैसे लाएंगे, मैं इससे, मेरी समझ से बालातर है। और एक बात से मैं एतराफ़ नहीं करूँगा, ठीक है,
हमारी नस्ल ने या पिछली नस्ल ने अगली नस्ल को वो वैल्यूज़ ट्रांसफ़र शायद नहीं की। कुरैशपुर साहब की बात मैं मानता हूँ, लेकिन आज जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, जिस नॉलेज एज में हम रह रहे हैं, आपके ऊपर कोई कैद नहीं है कि आप नित नई चीज़ें सीखें। इनके ज़माने में या हमारे ज़माने में तो हमें कसौटी देखना पड़ता था 4 बातें सुनने के लिए। कुरैशपुर साहब को सुन लिया, उबैदुल्ला बेग साहब मरहूम को सुन लिया, इफ्तिखार आरिफ साहब को सुन लिया, तो हमें 4 बातें पते की मालूम हो गई। आज के ज़माने में तो आपकी जेब में दुनिया का हर इल्म है। अगर आप इससे मुस्तफीद ना हो तो भैया फिर मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, मैं आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप खुद को आज के ज़माने में बेहतर नहीं कर रहे, नई चीज़ें नहीं सीख रहे, तो ठीक है हमने गलती की थी, लेकिन वही यार क्या कर रहे हो, कुछ तो होश करो। तो इसलिए लीडर हैं हमारे पास, और ज़रूरी नहीं है कि लीडर जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो। लीडरशिप हर जगह मिल जाती है, आपको मोहल्ले गली में मिल जाती है, लेकिन उसमें वो इत्तेहाद चाहिए ना। यकीन मोहकम इत्तेहाद, तंजीम ना तंजीम है आपके पास, ना इत्तेहाद है। मैं तो सिर्फ इस चक्कर में किस तरह मैं आपका गिरबान फाड़ दूँ, किस तरह आपकी टांग खींच लूँ, और जो आप गलत काम करें उसकी मैं नकल कर लूँ, जो सही काम करें उसमें मैं आपको मारूँ। ये मेरा जाती गुनाह है। थोड़ी सी बात यहाँ इंटरप्ट करूंगी। अभी आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं इसके पीछे हूँ कि ये कर दूँ वो कर दूँ, आई एम श्योर इस तरह के लोग तो उस जमाने में भी होंगे, लेकिन उनमें एक म्यूचुअल इंटरेस्ट निकाल के उनको एक चीज के पीछे लगाया। जिम्मेदारी लीडर की है, जिम्मेदारी लीडर की, या फिर उसका कह सकते हैं उसके नजरिए की। नहीं, तो हमें आपकी अपनी जिम्मेदारी, जिंदगी बेहतर आपने करनी है अपनी, अपना मकसद ढूंढिए, अपने जैसे लोग तलाश कीजिए, एक इत्तेहाद बनाइए, अपने में से एक लीडर चुन लीजिए, लीडर आ जाएगा। मैं आके अभी मैं अपने आप को लीडर डिक्लेयर कर देता हूँ, मेरे पीछे 4 लोग ना आए तो मैं किस काम। बड़ी वो कुरैशपुर साहब की जिंदगी गुजर की भली बातें बताते बताते अब इनके पीछे कोई चले ना तो ये क्या करें। अगर आप लीडरशिप चाहते ही नहीं तो ये थोड़ी कि यही लोग लीडर हैं जिन पे आप शिकायत कर रही हैं। मुझे पता आपका इशारा किस तरफ। लीडरशिप के लिए क्या हाथ में पावर होनी जरूरी है? नहीं, लीडर तो दूसरों पे असरअंदाज होता है, उनको किसी तरफ ले जाता है ना। तो अगर आप असर ना ले तो मैं क्या करूं, वरना असरअंदाज करने वाली तो 10,000 कहानियां, हजारों सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। बीवी जो कह रही है पावर जरूरी है, डंडा मारने के लिए, डंडे के यारों को सही करने के लिए ना। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, पावर जरूरी है, लेकिन पावर सदाकत की है, सदाकत की, माज़रत के साथ। देखें, एतमाद जो है वो एक ऐसी चीज़ है, जब तक लीडर के ऊपर जो उसके फॉलोअर हैं उसका एतमाद नहीं होगा तो वो लीडर कहलाने के मुस्तहिक भी नहीं है और वो लीडर नहीं है। कायदे आज़म की ये एक बहुत बड़ी खूबी थी कि सारी नेशन को, कोई भी ज़ुबान वो बोलते थे, ये कोई बात नहीं है, उसको कुछ नहीं। बहुत लोगों ने उनको कुफर का भी फतवा दिया, लेकिन सारे लोग ये समझते थे, उनको एतमाद करते थे। एक तो इन्होंने बोला सच की बात, दूसरा ये है कि उन्होंने जो भी कौम के जो पैसे थे उसमें कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि उन्होंने उसमें कोई चीज़ खयानत की हो। मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ कि एक वक्त था, कायदे आज़म ने कहा कि मुसलमान जो है, एक ईद थी मेरे ख्याल में 44-45 साल 1945 की ईद थी, तो उसमें कायदे आज़म ने कहा कि भाई मुस्लिम लीग के पास फंड्स नहीं है, तो सारे मुसलमान, मुझे पता है कि आपके पास सरमाया नहीं है, आप पे सरमायादार नहीं है, एक एक आना जो है वो आप जमा करें और मुस्लिम लीग के फंड में जमा करवाएं। एक आने की बात थी, 16 आने का 1 रुपया होता है। तो हम नौजवान थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमने सारे गांव में कि भाई कायदे आज़म ने बोला है 1 आना, तो आप 1 आना दें। अब गांव में आना तो किसी की जेब में नहीं होता था, किसी ने 2 इतना गेहूँ दे दिया, किसी ने इतने वो जौ दे दिए, किसी ने चावल दे दिए, किसी ने कपास दे दी। तो ये हमने जमा करके 5 रुपए का वो बेचा, बनिए की दुकान पे जाके उसको बेचे। 5 रुपए का मनी ऑर्डर करके कायदे आज़म के नाम पे भेजा, और उसकी 5 रुपए की रसीद कायदे आज़म के दस्तखत के साथ आई, वो सारे गांव में दिखाई गई। तो ये है एतमाद। तो एतमाद जो है वो, इसकी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अमानत में खयानत नहीं करेगा। एक आदमी जो है, जब आप बैठते हैं कि अमानत में खयानत नहीं करेगा तो आपके हकूक़ की भी किसी के पास खयानत नहीं करेगा, आपके हकूक़ को भी डिफेंड करेगा। किसी पे ट्रस्ट करने पे सबसे ज़्यादा बात ये होती है तो सच्चाई कितनी है, पहले कायदे आज़म पे ट्रस्ट किया जाए। अब इन्होंने जो बात की थी कि भाई वो उन्होंने कहा कि कायदे आज़म को अब जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, लेकिन एक वाक़या जो है 1948 का वाक़या थोड़ा संभाल के रखिए।
हम वो एक छोटी सी ब्रेक के बाद ठीक है, ब्रेक तो फिर वाकया सुनते हुए साथ कहीं नहीं जाएगा, अभी वापस आते हैं। यहाँ हम सुनने वाले थे एक वाकया, और मियाँ साहब हमें एक वाकया बताने वैसे सर प्लीज। जी, ये 1948 की बात है। आपको याद है कि कायद-ए-आज़म 1948 में पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफ़ा लाहौर गया और लाहौर में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जलसे का इंतज़ाम किया गया था। इर्द गिर्द का माहौल आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या था, क्योंकि आप तो उस वक्त नहीं थे, कि काफ़िलों पे काफ़िले लुटे फुटे आ रहे थे, खून से लते पुते लोग जा रहे थे। किसी को पता नहीं था कि ये इतने लाखों आदमी जो हैं वो कहाँ पे समाएंगे। किसी को कुछ हालत का पता नहीं था, हर आदमी जो था परेशान था। लेकिन कायद-ए-आज़म ने 5 बजे के करीब वहाँ मैदान आना था तकरीर करने के लिए, और मैं 11 बजे वहाँ पहुँचा। आधी ग्राउंड जो थी वो भरी हुई थी और धूप थी, पानी पिलाया जा रहा था, गिलास नहीं था वहाँ पे। तो मशकों के साथ हम ऐसे पानी पी रहे थे, पी रहे थे। जब कायद-ए-आज़म आए तो सबसे पहले उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि देखो, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। जब उन्होंने करता कहा तो मोनोकल जो था ना गिर गया, वो गिर गया। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। उसके बाद ये 2 फिक्रे थे उर्दू के, बाकी उन्होंने तकरीर सारी अंग्रेजी में की। लेकिन उसका मोमेंटम जो था वो ये था कि जिस वक्त कायद-ए-आज़म किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाह रहे थे, वो मोनोकल जो था वो गिर जाता था और लोग नारा लगाने शुरू कर देते। वो एक सिंबल बन गया। मोनोकल जो था वो एक सिंबल बन गया कि कायद-ए-आज़म किसी चीज़ पे जो एम्फेसाइज कर रहे हैं तो ये जरूर सही बात होगी। वो भी फते जज्बात में जो आसाब की हरकत होती है, तो मेरा मतलब है ऐसी बात नहीं है। तो ये उस वक़्त की बात है, इतना अजीमुशान लीडर के इर्द गिर्द का माहौल जो है वो इतना ख़तरनाक है, और ये कह रहा है कि नहीं, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। आज भी आप उनकी आवाज़ जो है टेलीविज़न पे बार बार उसी चीज़ को घूमती है। तो ये हैं चीज़ें जिसकी बात करते हैं। अच्छा, मैंने बात ये है ना, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आपका पता कला होता है या आप फरमाएं। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, आप बताइए। लीडर, वन हु लीड्स, यही है ना। किसे? अवाम को, एक ग्रोह को, 4 आदमियों को, 5 आदमियों को हम मुंतखब करते हैं कि भाई चलें, हमसे तो ये होगा नहीं, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बसीरत ज़्यादा है, सियासी बसीरत ज़्यादा है, वगैरह वगैरह, फ़हम फ़रासत ज़्यादा है, आप ज़रा आगे। आम जिंदगी में भी यही होता है कि भाई हम नहीं, इसमें से ये 4-5 आदमी हैं, इनमें से इन्हें अपना आप है। जब आपके सामने मंजरनामा ये हो कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राहबर के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं, तो आप राहबर कैसे? फिर राहबरी जो है इनफरादी सलाहियत है, हर शख्स को नहीं मिला करती। जिस तरह दूसरी सलाहियतें होती हैं, मसलन आप में बोलने की सलाहियत है, वो दूसरे में नहीं है। एक आदमी वो तो कुव्वत गोयाई से ही महरूम है। तो जिस तरह आप सलाहियतें हैं, फिर वो सलाहियतें निकलती हैं और फिर जज्बों के साथ, सदाकत के साथ, मंजिल के तायन के साथ वो आप किधर जा रहे हैं। अब आप जो टुकड़ियों में बटे हुए लोगों को देखते हैं, तो ये अब बड़े सगीर का मामला तो ये था कि जी पाकिस्तान बनना है, बस वही एक मंजिल, हाँ। और ये हमारा लीडर है, बस इसके पीछे हमें चलना है, और चाहे कुछ ही हो जाए, लुट जाएं, कट जाएं, मर जाएं, कुछ हो, बस उस मंजिल पे जाकर हम दम लेंगे। मजहब का आपकी इसी बात से कि उस वक्त ये भी कुर्बान कर दे, वो आज एक मोबाइल फोन चला जाए तो हम 10 दिन बैठे रोते रहते हैं कि मोबाइल फोन चला गया, मतलब इतनी आपको अपनी चीज़ों से अटैचमेंट होती है। उस वक्त में लोग अपने घर छोड़े, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी, अपने घर में घर वालों की कुर्बानी दी उन्होंने, और उस वक्त उनमें ये जज्बा था। फैसल, क्या बात है कि हम लोगों में आज इसका इतना सभी शायद एसेंस नहीं पहुंचा। नहीं, वो पार्शली आप सही कह रही हैं, एक मोबाइल फोन बेमकसद जा रहा है, उस पर दुख लाजिम है। मतलब हम सिर्फ बेमकसद है। हाँ, बेमकसद मेरे साथ जो आज सड़कों पे मेरे कत्लो गारत हो रही है, वो बेमकसद है, गुनाह है, जुल्म है, बेमानी है।
वो जो था बामकसद नहीं, इसको हम मकसद ये दे सकते कि हम अपनी जान बचाएं। हाँ, क्योंकि बेमकसद मरना कौन चाहता? बेमकसद मरना मैं भी बेमकसद नहीं मरना चाहता, लेकिन अगर किसी मकसद से जान जा रही हो, अगर मेरे चले जाने से लाख लोगों की जिंदगी बेहतर होती है तो 10 बार कुर्बान। लेकिन अगर मेरे जाने के बाद 20 और मरेंगे तो फिर मैं कहता हूँ ला यार, मैं भी फिर लड़ ही लूँ या मैं अपने आप को बचा ही लूँ। तो उस पहलू पे मैं आज की सोसाइटी को जिम्मेदारी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, वो वक्त वो था, अगर आप उसको पढ़ें या किसी से बैठ के बातें सुने कि एक शख्स है बर्छा लेके आ रहा है और आप एक ऐसे गिरोह में जिसको मैं जानता भी नहीं है लोग कौन है, वो कहते हैं मैं खा लूंगा, तुम चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ। एक होता ना अपने माँ बहन अपने भाई, नहीं कहता मुझे नहीं पता लोग कौन है, इनके लिए मैं मर जाता हूँ, आप पाकिस्तान। ये था जज्बा। आज जज्बा ये है कि अगर पड़ोस के घर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आए तो अब टीवी की आवाज़ ऊंची कर देते हैं कि यार सुनो नहीं, हम कहाँ इन्वॉल्व होंगे। गली के बाहर अगर शोर शराबा हो तो खिड़की बंद कर देते हैं। ये जो जज्बा है ये वाहियात जज्बा है। और ये जो हमारी डिवीजन है ना, खामोशी है, हम डरे हुए, हम डर जाते हैं सिस्टम से। आप गलत आदमी सवाल कर रही है, मैं गलत जवाब दे दूंगा, फिर आप नाराज रहेंगी। वो पढ़े लिखों से बेहतर है सवाल करें। हम घटिया लोग हैं, डरे वरे हुए कोई नहीं है हम, माजरत के साथ। इसमें निहाय मतलब एक गली है, उसमें 10 मकान है, हर मकान के 2 गार्ड हैं। गली पे 2 चौकीदार नहीं रखेंगे। मेरा गार्ड तेरे गार्ड के साथ काम नहीं करेगा, उसके घर में डाका पड़ रहा है तो मेरा गार्ड इन्वॉल्व नहीं होगा। ये आपकी कैफियत है। वो कंपनियां जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, अगर आपके मोहल्ले में डाका पड़ रहा हो, अलार्म बजाए, वो आ जाएंगी, लेकिन जिसने पैसे दिए हुए हैं उसके घर के आगे खड़े हो जाएंगे उसको बचाने के लिए। सामने डाका पड़ रहा हो, कहेंगे हमें इजाज़त नहीं है। वो अहले खाना जिनके घर के सामने डाका पड़ रहा है या कोई जुल्म हो रहा है, किसी लड़की को छेड़ा जा रहा है, अरे बेगैर तो उठो, उसका हाथ रोको, कल तुम्हारी बारी आएगी। आपका कहने का मतलब है हमें गैरत के एलिमेंट कम हो रहा है? कोई एलिमेंट नहीं है। आई एम सो सॉरी, आपने 14 अगस्त पे गलत आदमी को बुला कर चीज छेड़ दी आपने। कौन सा एलिमेंट है? आप एक सड़क पे जा रहे हैं, कोई 4 लड़के किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, वहाँ पे 15,000 और लोग भी तो हैं। उन 4 लड़कों में कितनी ताकत होगी भैया? अगर उनके पास मशीन गनें भी होंगी, कितनों को मार लोगे? इवेंचुअली तो हारेगा ना। लेकिन आप क्या कहते हैं, छोड़ो यार हमारा मामला नहीं है। और आपके पास बंदूकें भी हैं, आपके पास गार्ड भी हैं, आप अपनी बहन बेटी को बचा के निकल लेंगे, दूसरे की फिक्र नहीं करेंगे। तो कल जब अपनी बारी आती कहते हैं वो यार कोई इन्वॉल्व नहीं होता, तुम कौन से इन्वॉल्व हुए थे? अच्छा, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, सर हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, फिर बात करते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। और काटो कुरैशपुर की बात। सर ये आपसे दुआ करें। नहीं, देखिए मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हर अहद की अपनी एक साइकी होती है, जिसे हम हिस्सी और नफ्सी कैफियत कहते हैं। अच्छा, उसमें फर्द की सोच उसी से मुताय्यन होती है। अच्छा, और उसके पस मंज़र में उसका अपना इल्म और उसकी अपनी रवायात और तारीख़ और फ़लसफ़ा और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ज़मीन की खुशबू, ज़मीन का अपना कल्चर का उसका हिस्सा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो फ़र्द की अपनी एक साइकी बनती है जो एक अहद की साइकी में रह रहा है, और फ़र्द से मिलकर फिर एक इज्तिमाई साइकी बनती है। ये उस इज्तिमाई साइकी में आप एक जिंदा हैं और रह रहे हैं। तो अब आप क्या करें? हम सब मिलकर फिर एक मंजिल का तयन करें और उस मंजिल की तरफ चल सकें और अपना अब आपको ये देखना है कि इस अहद की हिस्सी और नफ्सी कैफियत क्या है। हम अपने इनफरादी कैफियतों को फर्द से मिलकर इज्तिमाई सूरत हाल पैदा हो रही है, या इज्तिमा बिल्कुल अलहदा तितर बितर होकर फर्द में और आदमी अपनी ज़ात में सिमट कर इनफरादी हैसियत जो है अपनी वो मनवाना चाह रहा है। अगर ये सूरत हाल है तो फिर कौमी सतह पर बहुत नम फिक्रिया होगा। तो अब आपको सोचना यह है कि हर फर्द की सोच यकसा नहीं हो सकती, लेकिन इज्तिमाई से मफाद तो यकसा हो सकता है। 1965 की जब जंग हुई तो हम अपने तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद, तमाम तर चीज़ों को छोड़कर हम एक साथ थे, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, जो दुश्मनियाँ थी वो भी खत्म हो गई, इसलिए कि मफाद मुश्तरक था कि जी अगर गोली आएगी तो उस पर लिखा नहीं होगा जी वो गोली होगी टू हुम इट मे कंसर्न, किसी को भी मार देगी जी। तो इसलिए हम मुत्तफ़िक़ हो जाए। तो जहद लिल बका का जो फ़लसफ़ा है कि हमें अपने आप को कैसे बचा कर रखना है, तो आपको सोचना यह है कि मिन हैसुल कौम हम कहाँ खड़े हैं, हमारी कौमी हैसियत वाक़अतन कुछ है कि नहीं है, कौम जिसे आप कहते हैं वो हम हैं कि नहीं है। ये
उसका आप तयन करें और उसका तयन करके और फिर आप इसमें एक न्यूट्रल किस्म की एग्जाम्पल मैं तो मुश्किल अब आपकी बात काटती हूँ मुझे काट क्योंकि एक काट ली, कॉलर हमारे काट ली, साथ काट ली, मौजूद है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सलाम। पाकिस्तान, कौन है हमारे साथ? मैं मुख्तार अब्बासी लाहौर से। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम। आप सब आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो। क्या और कहना चाह रहे हैं? ये शुरका जितने, इनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। खासकर कुरैशपुर साहब से मैं बात करना चाह रहा था। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। इनके एक साथी थे बेग साहब, जी आज जी। उनकी बहुत याद आ रही है। बेशक बेशक। वो अक्सर आते थे, जिनको काफ़ी मालूमात होती थी उनसे। ये भी पर्दे से गायब हो गए, कभी कभार ही आते। सही। देखिए, आपने याद दिलाई तो ये अजीब इत्तेफाक है कि गुज़श्ता बरस उबैद हमारे साथ थे और इसी स्टूडियो में बैठे थे और यही उनसे आज़ादी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, कौमियत के हवाले से उनसे गुफ्तगू हो रही थी। बहरहाल उनका वक्त आ गया, उन्हें बुला लिया बड़े गया। आप दीदा थे उस रोज़ में। हाँ बिल्कुल, खुदा गनी का रहमत करे उन्हें। आमीन। वो अब हमारे साथ नहीं है और असल में मैं अब कम यूँ नज़र आता हूँ कि इस पर्दे सीमी पर बेपर्दगी कुछ ज़्यादा होने लगी है। इसलिए एक ब्रेक बनता है सर, एक छोटा सा ब्रेक इस बात पे मुझे बेपर्दा के सब कम एक फौरी ब्रेक लेना पड़ेगा जी, छोटा सा, कहीं नहीं जाएगा। जी We'll be right लीजिए, back. जी लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको पता है 14 अगस्त का मौका है तो हम 14 अगस्त पाकिस्तान और कायद आज़म पे मेनली बात कर रहे हैं। सर आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगी, आपने कायद आज़म को बहुत करीब से देखा, ऑब्ज़र्व किया, सच्चाई के अलावा आप में उनमें ऐसी क्या ख़ास बात थी जो आज हमें अगर आ जाए तो हम दोबारा से कौम बन सकते हैं? देखिए, एक तो मुख्तलिफ लीडर की मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा सलाहियत ये है कि भाई वो कौम जो है उसको अपने पीछे लगाए, उसको मुनज़्ज़म करे, वो कौम का एतमाद जो है वो हासिल करे और उसके बाद फ्यूचर की तरफ देखें कि फ्यूचर जो है वो क्या है। सही। जो मतमा नज़र लेके मैं चल रहा हूँ उसको मैंने किस तरह अबूर करना है। अब देखें कि कायद आज़म के जितने भी स्टेप्स थे, आप इतनी बड़ी हिस्ट्री है उसमें आप जाएंगे तो उस वक़्त कई स्टेप्स उन्होंने लिए जिसके ऊपर लोगों ने बहुत एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये जो है, ये पता नहीं, ये स्टेप जो है वो गलत है। मसलन आप एक कुरैशपुर साहब मुझे सेकंड करेंगे कि कायद आज़म ने जो खिलाफत मूवमेंट थी उसकी मुखालफत की। सारी कौम जो थी वो खिलाफत मूवमेंट के साथ चल रही थी उस वक्त। सारे मुसलमान जो थे, मौलाना ये वो, तो सब उधर चल रहे थे। कायद आज़म ने उसकी मुखालफत की तो बात साबित क्या हुआ बाद में? यही हुआ कि कायद आज़म की सोच जो थी वो बेहतर थी मुस्लिम कौम के लिए, पाकिस्तानियों जो मुसलमान थे उनके लिए, मुसलमान हिंद के लिए। तो जो सियासी बसीरत की बात है ना, तो सियासी बसीरत के कई ऐसे वाक़यात हैं जो कायद आज़म की ज़िंदगी में आए और जो भी उन्होंने फ़ैसला किया सोच समझ के किया होगा, वो जो था वो सही साबित हुआ। तो उसकी वजह से लोग जो थे उनका एतमाद बढ़ता चला गया। हम इतने मासूम लोग हैं, क्या हमारे पास सोच समझ नहीं है? नहीं, आपके पास सोच समझ बहुत है, लेकिन आप जो है वो ये है कि आपने हर चीज़ जो है वो आप हुकूमत पे छोड़ रहे हैं। आप अपने लिए कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। आप यही कह रहे हैं कि वो हुकूमत कर देगी, ये भी हुकूमत करे, ये भी हुकूमत करे। अब देखें, मोहल्लादारी एक होती थी ना, मोहल्लादारी इन्होंने भी देखी है, हमने भी देखी है कि मोहल्लादारी में हम एक दूसरे को जानते थे। अब भी हम जानते हैं। कराची में जैसे एरिया में, डिफेंस का एरिया मैं रहता हूँ, हम हर साल में 2-3 दफ़ा सारे मोहल्ला वाले इकट्ठे होते हैं। हमने एक दूसरे के साथ अपने टेलीफोन जो है एक्सचेंज किए हुए हैं। अगर किसी को ज़रा सी प्रॉब्लम होगी तो फटाफट हम टेलीफोन कर देते हैं। तो एक दूसरे से उनका खाना आता है, जाता है, ये उनकी तो एक मोहल्लेदारी थी, उसमें एक चीज़ थी।
वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। वो एक असासा था हमारा। इसको हम कहते हैं किसी की प्रिवेसी में इन्वेट करना। नहीं, प्रिवेसी इन्वेट करना तो बाहर का एक है ना, वो तो अंग्रेज़ों का ज़माने की बात कर रहे हैं ना, तो उन अंग्रेज़ों को फिर आप फॉलो करें। आप अपने आप जो ये नौजवान जो कह रहा है तो जब आपने आपके जो है आपकी इक़्तिदार जो है आपकी इक़्तिदार जो है उनको नहीं फॉलो करें, आप फिर उन लोगों को फॉलो करें। बीबी जरा सा फर्क है आज़ादी और आज़ादगी। सर ये फर्क मैं आपसे मांग करती हूँ एक कॉल के बाद। कॉल मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान। आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। कौन है हमारे साथ? बहुत बहुत मुबारक हो। जितने मेहमान बैठे उन सबको, देखने वाले पूरे मुल्क को जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे एक हिंदी नगमा सुनाना था। सिदरा को मिली नगमा सुनाना था। सिदरा जल्दी से छोटा सा सुना दो, ठीक है? सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से आन हमारी, तुझसे शान हमारी, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे सोनी धरती अल्लाह। थैंक यू सिदरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे सर, आप एक बात शेयर करने वाले थे, एक किस्सा, और मैंने आपको रोक दिया था वहाँ पे। तो मैं भूल गया। सिदरा ने क्या हमें तराना सुनाया, उसके बाद इक़्तिदार की बात, देखिए इक़्तिदार की बात हो रही है। आपने कहा आज़ादी और आज़ादगी में फ़र्क। हाँ, आज़ादी में फ़र्क। हाँ, तो ये आदमी जैसे कहा वो आज़ाद हर एतबार से आदमी अपने आप को तसव्वुर कर ले, वो तो नहीं है। एक आज़ाद अरबी है, एक आज़ाद मनशी है, एक आज़ादी है, आज़ादी। तो इनमें बड़ा बारीक से, बड़ी थिन लाइन है, बारीक बिल्कुल बाल से, उसको महसूस करना है, उस फ़र्क को देखना है और उसके मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारना है। तो वही जो मुआशरे की बात हो रही थी कि वहाँ से आप, अब जो मियाँ साहब ने फरमाया कि अब अगर आदमी अपनी ज़ात के हिसार में बंद हो जाएगा, इसलिए कि वो समझता है कि उसकी फलाह बहबूद इसी में है, उसकी बेहतरी इसी में है, जैसे कि अगर वो अपनी ज़ात से बाहर निकला तो पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए मैं पर समेट के बैठा हूँ आशियाने में, खामोशी से वो बैठा हुआ है। तो अगर आप फैलाव, विच कौमें तो ज़ात के फैलाव से बनती है ना, मुआशरा तो ज़ात के फैलाव से बनता है ना, तो उन जो फ़र्क हैं उन्हें महसूस करें, कदरों को देखें और उस आज़ादी से सही माना में कि जिसका जश्न हम आज मना रहे हैं कि जी उस मंजिल पर हम कितने अरसे के बाद पहुँचे थे जी। लोग तो यानी उसकी गोया सिलसिला वहाँ से 1857 की जंग आज़ादी से जोड़ते हैं जी, और वो चलते चलते फिर 14 अगस्त 1947 जी, अब ये 63 साल की जो 65 साल हुए हैं, और फिर उसके बाद तो ये जो है आपको तय करना होगा मंजिल का कि हमें कहाँ पहुँचना है। ये अक़वाम आलम जो बढ़ती जा रही है, जो अल्लाह की ज़मीन पर जो जोग्राफियाई लकीरें खींची जा रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक जो वजूद में आ रहे हैं और तादाद उनकी बढ़ती जा रही है, वो और जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं और कुछ नहीं है और वगैरह वगैरह। तो इन अक़वाम में आपको किस तरह रहना है, आपका अपना क्या मकाम होना है, आप किस तरह बढ़ेंगे, ये आपको तय करना है। और यही आज बैठकर आपको सोचना है, हमारे मुफक्किरीन को सोचना है, फ़लसफ़ियों को सोचना है, अजीबों को, वो जिनके पास बसीरत है, जो सोच सकते हैं, हर एतबार से राहें मुतय्यन करें, हमें बताएं, लोग चलने के लिए तैयार। अच्छा फैसल साहब, यहाँ हमारी जो पिजन अप्रोच जिसे हम कहते हैं, कुछ मुसीबत आते देखी तो आंखें बंद कर ली, आके चली जाएगी, अल्लाह करे हमें अफेक्ट ना करे। इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ज़मीर हैं वो काफ़ी हद तक या तो डेड हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनको दोबारा जगाने का कोई तरीका आपकी समझ में आता है? सारे ट्रबल वाले सवाल मुझ तक क्यों भेजते हैं? नहीं, हमारी पिजन अप्रोच नहीं है, हम बहुत चालाक हैं। किसी पे मुसीबत आती है तो हम बड़ी आंखें खोल के भागते हैं, ऐसा नहीं कि हम में से बहुत से तोता चश्म, हाँ तोता चश्म है, हाँ तोता चश्म है, दबा के हम नजरें मोड़ लेते हैं, हम भाग जाते हैं, हमें वो गैरत का उनसर नहीं रहा है जो अभी उन्होंने मिली नगमा गाया।
हमने शायद इसके अल्फाज नहीं सुने। उसमें वो कहते हैं ना कि तू अब तो हमारी शान है, आन है। कौन सी शान? आपका शान आन तो आपका घर है। मैं किसी लाहौर में कोई बच्चे इंटरव्यू लेने आए, मैंने तो उन्होंने कहा कि जी यूथ बड़ी जो है वो ओनरशिप ले रही। मैंने कहा ओनरशिप ले रही कि तब मैं मानूँ जब आप मुझे घर का पता समझाएं और कैसा आप वहाँ आइएगा, वहाँ से दाएं लीजिएगा, फिर एक गली आएगी जिसमें आप देखेंगे फूल लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, खूबसूरत, उस पर 5वां मकान मेरा है। लेकिन आप पता कैसे समझाते हैं? फलां गली पे आइए, 6ठा मकान देखेंगे, खूबसूरत एक गेट है, उसकी बालकनी खूबसूरत है, मेरे घर के आगे 4 दरख्त लगे हुए हैं। तो आपने अपने घर को अपनी शान आन बनाया भाई, ना आपने गली को अपनी शान और आन बनाया, ना आपने मोहल्ले को शान और आन बनाया। उस पर तो आप गंद मचाते फिर रहे हैं। You mean उसको you तो have तोड़ रहे। stopped owning our country? मैंने एक You have stopped owning your parents, let alone your country. हम तो वो नालायक कौम है जो बहस करते हैं कि अमेरिका का तरीका सही है कि नहीं। भाई वो कम से कम ओल्ड एज होम तो डालते हैं। हम तो यहाँ पटक के चले जाते हैं बेहतर ज़िंदगी की खातिर। माँ बाप तो उसी घटिया अस्पताल में जा रहे हैं। बनाओ ना थोड़े अस्पताल यहाँ, थोड़े ओल्ड एज होम बनाओ, थोड़े नर्सिंग होम्स बनाओ, उनकी निगहदाश्त करो। हम अपने वालिदैन से भी बेवफा हैं। मैं आप माज़रत खाऊं 14 अगस्त को आप मुझसे सारी बातें सुन रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं किस तरह कहूं कि नहीं नहीं बड़ा बेहतरीन मुस्तकबिल है और नौजवान नस्ल यूँ डट के सीसा पिलाई दीवार बना के खड़ी हो जाएगी? कोई सीसा पिलाई दीवार नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा। हम मिली नगमे को, हम कौमी तराने को कहते हैं फ़ारसी में। उबैदुल्ला बेग साहब मरहूम ने बड़ा मेहरबानी की, मेरे साथ बैठा, उन्होंने एक शो किया, एक एक लाइन पर उन्होंने बहस की, भाई ये फ़ारसी नहीं है खुदारा, ये उर्दू है। आज का बच्चा कहता था फ़ारसी है, आपने तराना, एक बहस चली थी पिछले बरस से, तराना नहीं दोबारा लिखो उर्दू में। अरे होश की दवा करो, अगर तुम्हें उर्दू नहीं आती तो उसमें उस तराने करीब का क्या कसूर है? तो हम तो वो हैं जो तराने को कहते हैं, हमें तराना नहीं है, ना याद है, ना समझ में आता है, उसको हम महसूस नहीं करते, झंडे की हम कदर नहीं करते। तो मैं किस बुनियाद पे आपसे कहूँ कि हाँ बहुत ज़बरदस्त, वो जब जज्बों का, मिली जज्बों का और ये अल्फाज जो है ना वो जज्बा ही नहीं है। तो निशानदेही इन्होंने की है, बड़ी अच्छी की है कि तराने का मतलब जो है वो हमारी नौजवान नस्ल नहीं समझती। तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई हमें उनको नहीं समझाना चाहिए, बल्कि हम तो अभी जब स्कूलों में काम करते हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई तराना जो है इसको पढ़ें और इसके साथ उसका मतलब इनको बच्चों को समझाएं कि ये क्या है। हर उसकी लाइन जो है वो एक ऐद है, जो आपने की है वो ऐद था, तो वो उसको समझाएं कि ये आपने ये ऐद किया हुआ है। तो मेरा मतलब है ये चीज़ें जो है ये कुछ इसमें ये हम ये सारा नहीं कह सकते कि लोग जो हैं उनको, लेकिन ये हमारी तालीम का ये मसला है कि बहुत से लोग जो हैं वो तराने को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको समझाना भी हमारा फर्ज है। 3-1 साल पहले मुझे फतूर आया कि मैं अपने तमाम शोज़ के अंदर जब एंड क्रेडिट आएगा तो मैं तराना पढ़ूंगा, गाऊंगा नहीं। और मैंने पढ़ना शुरू किया उसको एक्सप्रेशन से, कॉमा फुल स्टॉप के साथ, लेकिन वो ख़त्म हो गया, वो तराना ना चल सका। मैं इस पाकिस्तान में, आज के मीडिया में, आज के ज़माने में मैं वो उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सका और वो तराना अब नहीं है। मैंने कल उसको दोबारा बना के इंटरनेट पे लगाया है कि यार उसको खुदा का वास्ता अल्फाज, उसकी कॉमा फुल स्टॉप देख तो लो किधर है, समझ तो लो। ओ से कैन यू सी तो बड़े जज्बे से कर लेते हो, गॉड सेव द किंग एंड क्वीन भी हो जाता है। और यार पाकिस्तान ज़मीन शहजाद भी समझ लो कि कौन सा तू निशान अज़्म आली शान है, वो कौन सा क़ुव्वत अवाम है, कौन सा तर्जुमान माजी शान हाल जाने मुस्तक़बिल है, समझ लो। वो जज्बे अगर वापस आ गए, मिली नगमों के कौमी जज्बे आ गए, तो ये तो वो मुल्क है बेटी के जहाँ पे नेमतें ही नेमतें। वो ममालिक हैं जिनके पास मुश्किलात हैं, किसी के पास दरिया नहीं, किसी के पास सहरा नहीं, किसी के पास पहाड़ नहीं। अल्लाह ने तो इस मुल्क में हर चीज़ दे दी, जहाँ सतह ज़मीन पर भी और ज़ेरे ज़मीन भी, मतलब नेमतें ही नेमतें हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपसे जरूर करना नहीं अल्लाह का शुक्र है कि नहीं चीटिंग नहीं करना। मैं तो समझा कि ब्रेक ले रहे हैं। एक बात, एक तो होती है आज़ादी जो एक बाउंड्री वाइज मिल जाती है, एक होती है मेंटल आज़ादी। मेंटल आज़ादी को उस बाउंड्री की आज़ादी की ज़रूरत है। नहीं, देखो सोच के ऊपर तो कोई कदगन नहीं है ना, पैरे भी नहीं उठा सकते, ना कोई पैरा बैठा सकता है। आपकी सोच जिस किस्म की होगी, सोच जो है, जैसे मेरे नौजवान साथी ने बोला कि आपके पास तो इल्म का ख़जाना है यार, आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें तो इतनी बड़ी किताबें, हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, रेफरेंस लेने पड़ते थे, उसके बाद कोई हम लिखते थे मकाला, तो वो था। अब तो आपको फटाफट हर चीज़ आपके ज़हन पे। लेकिन ये है आज़ादी से मतलब वही था जिस तरह भी उन्होंने बताया था कि तलत हुसैन साहब ने आके कहा था कि हम अपना मुआवजा कर सकें,
मेंटल आज़ादी में? नहीं, मुआखजा तो हर वक्त करना चाहिए, तो इस्लाम का पहला असूल ही यही है कि आप जब- जो है हर रोज़ जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आप मुआखजा करते हैं अपना, तो वो मुआखजा जो है वो तो साथ साथ चलता है ना, वो तो ऐसी बात नहीं है कि उसको आपने कोई रोका हुआ है। रूह की आज़ादी के लिए बाउंड्री आज़ाद नहीं चाहिए, बाउंड्री तो लेकिन आज़ाद नहीं है। बाउंड्री की आज़ादी मेंटेन करने के लिए फिक्र और रूह की आज़ादी लाजिम है। Exactly. अगर हमने अपनी सोच आज़ाद ना की ना, बिल्कुल ठीक है। तो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ये बाउंड्री हम संभाल नहीं सकेंगे। सही। अगर सर, हम यहाँ- दिल से महकूम रहे तो ये बाउंड्री का क्या चार डालोगे? हाँ हाँ, अच्छा सर, मुझे बताइए नजरिया पाकिस्तान क्या था? देखो नज़रिया पाकिस्तान जिसके आपने तो देखा है। नहीं, हमने तो नज़रिया history पाकिस्तान book में जो था वो ये था कि मुसलमान जो है, मुसलमान ये हिंदुस्तानी मुसलमान जिन इलाकों में वो रहते हैं उन इलाकों में उनको अपने हकूक़ के लिए अपने आइडियालॉजी के साथ एक हुकूमत करने का हक दिया जाए। तो वो जो है वो उन्हीं इलाकों की बात देखें। एक बात जो है वो ये है कि आप हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते थे उसकी आइडियालॉजी को वो सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उनको तो कभी पता भी नहीं था कि वो उन इलाकों में जाके रहेंगे जहाँ पे मेजॉरिटी तो थी वो बंगाल में थी, पंजाब में थी, फ्रंटियर में थी, बलूचिस्तान में थी, तो उन्होंने तो कभी यहाँ के नहीं रहना था ना। लेकिन उनको ये ख्याल था कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो उनको एक मुमलकत मिलेगी, उसमें वो परवान चढ़ेंगे, उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से हिंदुस्तान में मुसलमान जो है उनको भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये इस तो हिसाब हिजरत का से कॉन्सेप्ट नहीं था? जी वो हिजरत का कॉन्सेप्ट नहीं था? नहीं, हिजरत जो है वो एक दूसरी चीज़ है। हिजरत जो है वो मिस मैनेजमेंट की वजह से हुई, मिस मैनेजमेंट की वजह से हुई। और वो मैं आप ये कुरैशपुर साहब तो जो फिर वो हैं कुर्बानियाँ भी मिस मैनेजमेंट की वजह से? नहीं, देखें हिजरत जब हुई तो उसमें कुर्बानियाँ इसलिए हुई कि उनको लोगों को देखें, ये पहला एक मुल्क है दुनिया की तारीख में, पहला मुल्क है जो मुल्क पहले बन गया, उसकी सरहदों का तयन जो है वो बाद में हुआ। ठीक है। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे लोग थे जो जिस वक्त उनको पता ही नहीं था कि ये हमारा जो इलाका पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। मैं सर एक बात अच्छा सर, करूँगी यहाँ ना मैं कि एक ये बात करना नजरिया चाहूँगी। एक बात ये है कि वो छोटी सी ब्रेक है। अगेन एक बात की छोटी ब्रेक है। बहुत इंटरेस्टिंग हमारी ये जो गुफ्तगू है वो जारी है, आप कहीं नहीं जाएगा, अभी वापस आएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, एम इफ्राहिम साहब। हमें पता है कि वो मुल्क के बहुत ही नामवर गुलकार हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। समहाउ उनकी आवाज़ हम तक अब नहीं पहुंच पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी इफ्राहिम साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा लास्ट ट्राई करते हैं हम। चले जी, दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे नज़रिया पाकिस्तान पर, और नज़रिया पाकिस्तान जो अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आता है। नज़रिया पाकिस्तान डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से हुआ था या रिलीजन की वजह से हुआ था? सर ये चीज़ आप बताइए। ये मैं तो ये कह रहा था कि आपने जो बात कही थी मैं उसी क्योंकि ये हुदूद और शुऊर की बात हो रही थी, हदों की, सरहदों की, तो नज़रिए के हवाले से जो आपने कहा था, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नज़रिए की तो अपनी कोई हुदूद नहीं होती, इसलिए कि ये तो वाहिद मुल्क था जो नज़रियाती बुनियाद पर वजूद में आया। जो आपने फरमाया था कि जी वाहिद मुल्क है जो बन गया पहले और इसकी हुदूद जो है उनका तयन बाद में हुआ। तो नज़रियाती ममालिक जो होते हैं उनके यहाँ नज़रिया ज़्यादा अहम होता है। वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या था? वो नज़रिया इज अ कॉन्सेप्ट। अगर मुझे कथा कलामी की इजाज़त दें और हाँ जी, कसम खाएं कि अपना राज ना हो। हाँ मैंने इब्तिदा में यही शिकायत की थी, इनको ज़रूरत थी नज़रिया पाकिस्तान की, इन्होंने मेहनत, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इस पे बहस का कि वो इस्लाम था कि सेक्युलर था, इर्रेलेवेंट है। आज मैं और आप आज़ाद हैं अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए, आज़ाद हैं आज़ादी से जीने के लिए, आज़ाद हैं एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए। उनके लिए नज़रिया बहुत लाजिम था, उस पर बहस बहुत लाजिम थी कि क्या ये इसका साथ देंगे या वो नहीं देंगे। हम छोड़े ना, नज़रिया जो होता है वो किसी भी कौम का, अगर कोई कौम उस नज़रिए की बुनियाद पे एक अलहदा मुल्क बनती है
तो उस नज़रिए को प्रोपेगेट करना, उस नज़रिए को हमेशा नज़र में रखना, उस नज़रिए के ऊपर गौर करके उसी के अकॉर्डिंग चलना नहीं होता उस कौम का मकसद। बेहतर अच्छी मुसलमान ममलिकत आज का आपका नजरिया है। आज का नजरिया एक बेहतर जिंदगी है। यही नजरिया था। अब इस पे बहस ना करें ना, क्योंकि फिर हमारे बहुत से मेहरबान जो हैं एक बड़ी बेहतरीन बहस में पड़ जाते हैं, और हमारी जो जनरेशन है उसको छोड़ो, आप आजाद हो बस। यू आर टुडे अ फ्री कंट्री, ऑनर इट। पर कैसे आजाद हो? उस आजादी का भी तो नजरिया है। जहन को आजाद करो, खुद आप आजाद हो। क्या मैंने आपके सर पे बंदूक रखी कि आप गलत काम करें? अपनी मर्जी से करते हैं। आप आजाद हैं, बेहतर काम कीजिए, मुल्क को बेहतर बनाइए, हक के लिए आवाज उठाइए, बुराई के खिलाफ बोलिए, मोहल्ले गलियों में बेहतरी कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, लोगों को तालीम दीजिए, जो आपसे बेचारा छोटा है उससे शफकत से बात कीजिए, जिसके पास सलाहियत नहीं है उसके हक में आवाज़ उठाइए। ये बेहतर मुआशरे होते हैं। और ये तमाम जो मुआशरे आज तरक्की कर रहे हैं, जिनके वीज़े के लिए हम धुतकारे जाते हैं, वो यही कर रहे हैं। वो फ्रांस का नज़रिया क्या था? किसी ने बहस किया आज तक इस पे? इनकलाबात वो रिपब्लिक क्या थी? छड़ो ना, आज आज़ाद हो, हम साहब ताकत हैं, हमें आवाज उठानी। मियां साहब ने आपको एक मुल्क दे दिया, अब आगे चलो ना, आगे चलो। यही बात है मियां साहब जो फरमा रहे हैं कि हमारे दौर में हमने एक नजरिए का तयन किया, ये नजरिया है हमारा, और पूरी कौम उस नजरिए को अचीव करने के लिए जो कुछ भी उससे हो सकता था वो किया, और हमें एक मुल्क बनाना था इस बड़े सफ़ीर में जिसका नाम पाकिस्तान, वो हमने बना दिया। मंजिल पर पहुंच गए 14 अगस्त में। यहाँ से अब कहाँ जाएंगे? अच्छा सर, अब जो ये मुल्क आपका हो गया। बात थोड़ी सी मैं डिस्कनेक्ट करूंगी, पता नहीं शायद मेरा कॉन्सेप्ट या शायद और लोगों का भी थोड़ा सा होगा कि फॉर इंस्टेंस मैंने सोचा मैं एक घर बनाऊंगी। वो घर मैं इसलिए बना रही हूँ कि वहाँ मैं चाहूँगी कि मेरे जो बच्चे हैं वो वहाँ पे रहें और फिर उनके बच्चे वहाँ पे रहें, और ये मेरा नज़रिया है वो घर बनाने का, और मैंने वो घर बना दिया। ठीक है, अब मुझे उस नज़रिए को फुलफिल करना है। ठीक है, तो नजरिया आ गया ना बीच में, गया तो नहीं, घर तो आ गया, अब नजरिया भी है। ये बात हम करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद ये रात कंटिन्यू करते हैं जी। एक छोटा सा ब्रेक है, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक। तो आपने वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे। अच्छा फैसल जो है वहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहे थे तो प्लीज़ ऐड कीजिए। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि नज़रिया पाकिस्तान मियाँ साहब का, कुरैशपुर साहब का शायद फ़र्क रहा हो। सही। लेकिन मैं तो एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ कि बन चुका था, और मेरे पास वो तकरीर भी है कि मैं आज़ाद हूँ मंदिर जाने को, गुरुद्वारे जाने को, गिरजे जाने को, मस्जिद जाने को। मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हूँ, एक मुसलमान ममलिकत में पैदा हुआ, अपनी मर्जी से कलमा गो, अपनी मर्जी से मस्जिद जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, इस पे मेरा मुल्क का ओवरऑल नजरिया अब लागू नहीं होता। अब मैं फ्री हूँ, बस ये लागू होता है। एमए प्राइम साहब की कॉल दोबारा से मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं इब्राहिम मियां, तेरी आवाज मक्के और मदीने, सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। और सबसे पहले तो जितने लोग बैठे हुए चैनल पे उनको मेरा बहुत प्यार भरा सलाम और आज़ादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक जी। जी कुछ क्या कहना चाहेंगे भाई? ये दिन तो वो दिन है, सच्ची बात ये हम सब के लिए कि देखिए, एक तो ईद होती है, सही, ठीक है, लेकिन कुदरत ने जो हमें इस मक्की के हवाले से ईद दी है, आप यकीन करें, बस ना पीछे जब गैर में होते हैं ना, तो फिर पता लगता है कि हम कितनी जन्नत में रहते थे और हम यहाँ इस वक्त आए कर रहे हैं। आप यकीन जानिए, पैसा भी मिल रहा है, मुल्क भी देखने को मिल रहा है, और लोगों का प्यार भी मिल रहा है पाकिस्तानियों का। लेकिन जब याद आती है गलियां, यहाँ की चटनी, यहाँ के एक एक चीज याद आती है, तो फिर दिल करता है पर लगर उड़ जाओ बस। ये होता है सही। फिर हम आजाद वतन के लोग हैं, अल्लाह करे कि हम आजाद रहें। अगर हम सब मिल के रहें, प्यार से रहें, तो मेरा ईमान है ये मुल्क कायम और दायम रहेगा, और हम सब आजाद पंछी की तरह इसी तरह उड़ते रहेंगे, जहाँ मर्जी आ जाएंगे।
जिससे चाहें प्यार करें, मोहब्बत का पैगाम दें और लोगों को प्यार बांटें। और दुआ यही होगा जब हम आज़ाद होंगे। और दुआ यही है कि होंगे तो यकीनन एक पंछी की मिसाल है कि जब पिंजरे में वो फड़फड़ाता है और यकीन जानिए एक वक्त आता है उसकी उड़ान जो होती है ना वो खत्म हो जाती है उसकी सोच। सही। और उसको आज़ाद भी करो तो वो उड़ नहीं पाता, इसलिए वो घुट के उसकी सोच ही खत्म हो जाती है। तो अल्लाह हमें आज़ाद रखे इस वतन को, मेरे प्यारे वतन को, जिसमें कुरान में जितनी नेमतें अल्लाह करीम ने हमारे इस मट्टी को दी हैं। आप यकीन जानिए बाज़ औक़ात जब लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में हो गया, पाकिस्तान को ये हो जाएगा, लग रहा है ख़त्म हो जाएगा, फला हो जाएगा, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ, आप यकीन जानिए पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। और पाकिस्तान, मेरा ईमान है, मेरा यकीन, पता नहीं क्यों है इस बात पे कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। पाकिस्तान दुनिया में इंशाल्लाह, आप देखें हमारे यहाँ कितने टैलेंट है हर फील्ड में। आप जरा तो गौर करें, हम किस का नाम लें, एक नाम थोड़ी है, हजारों नाम है जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये तो है, डेफिनेटली। ये आज़ाद है, आज़ाद रहेगा, कायम है, कायम रहेगा। बल्कि मैं इस पर गाना भी बनाया है मैंने, इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत से नगमे, उसमें ये भी है। मैं आपको जितने लोग बैठे हैं और जितने सुन रहे हैं पाकिस्तान में या बाहर, उनको यकीन दिलाता हूँ जो मैं ये बोल कह रहा हूँ मेरे रब ने कहा ऐसे ही होगा। देखिए मैं आपको ये, हालांकि मैं पूरी रात का जागा हूँ, सुबह यहाँ कायदे आज़म के मज़ार पे बीते रात को चैनल पे थे, एक लम्हे की नींद नहीं है। लेकिन चूँकि आज़ादी एक ऐसी चीज़ है और ये दिन ऐसा है कि अब नींद भी शायद भाग रही है हमसे, समझे दूर। तो मैं वो एक जिसको कहते हैं बोल है, वो मैं सुना रहा हूँ, आप लोगों की नजर कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कायम है, तो कायम रहेगा, तो कायम है, तो कायम रहेगा। मेरे प्यारे वतन, मेरे पाक वतन, हमको है तेरी अजमत की कसम, लाख बेटे भी तुझ पे हो कुर्बान, तुझ पे आँच न आने देंगे हम, तुझ पे आँच न आने देंगे हम। तू कायम है, तू कायम रहेगा। अल्लाह के नाम पे बना है तू, अल्लाह की रहमत है तुझ पर, तुझ में सारे जहां की है नेमतें, कुदरत का हमें इनाम है तू। होते हैं दयारे गैर में जब तू, याद बहुत हमें आता है, तू कायम है, तू कायम रहेगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया फ्रेंड साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारा इन्होंने एक मिली नगमा, कौमी मिली नगमा ही कहेंगे वो उन्होंने कहा। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। इस वक्त हम एक मुल्क में अफराद हैं जो रह रहे हैं, आप सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा वो कौन सी चीज़ें जो हमें एक कौम बनाएगी। सर प्लीज। कौम बनाने के लिए देखें, जो चीज़ें इस वक्त हमको, पहले तो ये मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ें जो है हमें कौम बनाने से रोक रही हैं।
हमारे अपने इंटरेस्ट, और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ये कहीं नहीं जा रहा है, तो हम अपने अपना रास्ता बना लें, अगर हम और हमारे घर वाले खुश रहें। बस ठीक है। तो ये अगर आप इस चीज़ को भूल जाएं और ग्रेटर इंटरेस्ट की बात करें तो फिर आप कौम बन सकते हैं। अगर एक भाई जो है, अगर एक हिस्से में कोई और रहता है, मसलन बलूचिस्तान है, तो उनका भी इंटरेस्ट जो है वो हमारे पर लाजम है कि उनका भी हम इंटरेस्ट को वॉच करें। आप पंजाब में रहते हैं, उनका भी इंटरेस्ट हम पर लाजम है कि हम उसको वॉच करें। तो ये इंटरेस्ट जो है, कॉमन इंटरेस्ट की जब बात होगी तो वो कौम बन जाती है। लेकिन ये एक बात और मैं बताता हूँ आपको कि आप हमेशा, हम ये अच्छी बातों की तरफ भी ज़रा आएँ। आप देखें ज़ल्ज़ला आया था तो क्या हुआ था, क्या हुआ था? ज़ल्ज़ला आया था, सब लोगों ने मिल के बहुत जोश खरोश से कंट्रीब्यूट किया था, वहाँ तक ट्रक्स ले जाके पहुँचाया था, जो बीच में लुट जाते थे लेकिन वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो वो क्यों उस वक्त सब लोग क्यों इकट्ठे हो गए थे? अपने बहन भाइयों को बचाने के लिए, अपने बहन भाइयों को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये मेरा मतलब है आपका एक। अब आप एक और बात, आप हम बातें हम बहुत करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या होता है? एक दिन के लिए हम सब एक कौम बन जाते हैं। क्या होता है? क्या होता है? हम सब ग्रीन हो जाते हैं और एक दिन के लिए हम एक बलूचिस्तान में भी वो देखा जाता है, बलूचिस्तान वाले भी है ना कि नहीं है? बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर में भी वही बात होती है कि नहीं होती? तो ये एक टीम है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी सपोर्ट करने में हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को, सबका एक मफाद जो है, वो कौमी मफाद जो है, उसको वॉच करने के लिए वो ज़रूरी है। तो कौम बन जाएगी। कौम तो आपकी है, ऐसी नहीं है कि कौम नहीं बनी, सिर्फ उनको अज्जा हैं, कभी है, उनको अज्जा को जोड़ना ज़रूरी है। ये ऐसी भी बात नहीं है। अब देखें, आपको इंग्लैंड में जाएं तो आपके जो है वो स्कॉटलैंड वाले डिफरेंट बात कर रहे हैं, है ना, तो वो वेल्स वाले डिफरेंट बात कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त उनका कोई मफाद इकट्ठा होता है, खुद इंग्लिस्तान में ये होता है। इंतखाबात के वक्त मसलन एक तबका कुछ कह रहा है, दूसरा तबका कह रहा है। जब इंतखाबात हो रहे, जब थैचर वहाँ वजीर आज़म, तो एक आदमी वो कोकनी बोल रहा था, तो उसने कहा था कि भाई आप थैचर को वोट देंगे, तो उसने कहा कि नो। क्यों? कि शी स्पीक्स किंग्स इंग्लिश। तो ये जो लिसान और ज़बान के जो देखिए, फर्द एक इकाई, फर्द से मिलता है तो मुआशरा बनता है। इस मुआशरे को आप वसी तर तनाजुर में देखें तो फिर एक कौम बनती है। कौम के अपने अज्जाए तरकीबी हैं, उसकी अपनी एक तारीख़ है, उसका अपना एक फ़लसफ़ा है, उसका एक तर्ज़ ज़िंदगी है, उसकी अपनी एक ज़बान है, उसकी अपनी एक तहज़ीब है, जी, सकाफ़त है, और फिर कल्चर है। सकाफ़त फिर तहजीब है, जी। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनके ये मिलकर जब एक जगह मुज्तमा होती हैं तो वो एक कौमी तशख़्ख़ुस आपके यहाँ आता है। और वो कौमी, अच्छा, उसमें इनफरादी सोच तो हर एक की इरादा होती है, इसलिए कहा हर एक का जहन बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये भी मुमकिन है कि जी आपके बच्चे जो हैं उनकी तर्ज तालीम किसी और तरह से हुई हो, तो उनका फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो मुख्तलिफ होगा, सोच मुख्तलिफ होगी, और मेरे बच्चे किसी और स्कूल में पढ़े हुए हों तो वो। अब इसी कौम को आप वसी तर तनाजुर में देखें, इस्लाम के तनाजुर में तो वो उम्मा कहता है वजी कौम को, और फिर ये कहता है कि कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे अच्छी उम्मत, उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म करो, अच्छाई का दर्स दो और बुराई से रोको। ये तो यूनिवर्सल फलसफा है, ये कोई खालिसतन इस्लामी तो नहीं। तो आपको ये सब कुछ करना है, तो कौम के जो इंग्रेडिएंट्स है, कौम के जो खद्दोखाल, उसका जो पैकर मुरतब हो रहा है, उसका जो चेहरा बन रहा है, उसकी जो तस्वीर बन रही है, आप ये कोशिश करें कि हर नक्श उसका जो है दिल पसंद हो, नज़र फरेब हो। और फिर देखिए, फिर आप इस तस्वीर को किसी अगर जाकर मैदान में रख भी दें तो कोई आदमी उस पर नुक्ता नहीं रख सकता। 1948 जो जंग हुई थी 1965 की, कुरैश साहब ने बात की थी उस वक्त, आप शायद पता नहीं आपका क्या, तो कराची में आप सारी मार्केटें खुली थी, रात को बंद नहीं थी। आप इन कुरैश साहब, कोई मार्केट, कोई दुकानें बंद नहीं थी, एक चोरी नहीं हुई, एक चोरी नहीं हुई। तो मेरा मतलब है एक चीज़ थी ना, एक
उस वक्त सब लोग इकट्ठे थे, उनको कहा एक बाहर का एक एनिमी है, उससे मुकाबला हमने करना है। अपने इख्तलाफात सारे भूल गए, बिल्कुल भूल गए। वो जो आप जज्बे की बात कर रहे ये हैं वो इस तरह मैनिफेस्ट होते हैं, इस तरह से नजर आते हैं। तो खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हमारा जज्बा आएगा नहीं, दरअसल कहाँ है हमारा जज्बा? वो तो एक बात है, जज्बे के तो यानी उसके मुस्बत पहलू भी हैं और उसके मनफी पहलू भी हैं। सही। वही जज्बा मनफी भी है और वो मनफी जज्बा आपको शमशीर बकफ कर देता है। वही मनफी जज्बा जो है 1947 में पड़ोसी का मसलक के इख्तिलाफ की बिना पर दुश्मन बनाकर और उसका खून बहाना हमने शुरू कर दिया था। ये हुआ यानी तो जज्बों की फिर वो सदाकत के लिए किस तरह हम आहंग हो रहे हैं, उसके पस मंज़र में जो कुछ होना चाहिए, जो कौम की शनाख्त होती है, वो सारी चीज़ें हो तो फिर जज्बे जो हैं वो सादिक होते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि जी जज्बा तो ठीक है लेकिन तो 14 अगस्त को जो साहब की तरफ जो एक बड़ा ही टफ क्वेश्चन कर चुकी हूँ और वो फिर मुस्कुरा रहे हैं कि सारे ऐसे सवाल मुझसे क्यों करती हो, प्लीज कर लो। देखिए आप दो बातें मैं जल्दी नुमाइंदा है ना, मैं जल्दी में कायद कायद-ए-आज़म की बात की थी शुरू में आपने। कायद-ए-आज़म जो हैं वो लॉजिकल थे, जज्बा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हम आजकल जज्बाती बहुत हैं, लॉजिक से बिल्कुल फारिग है। उनकी लॉजिक थी, फिर जज्बों के पीछे लॉजिक नहीं होती, सब जज्बों के पीछे नहीं होती लॉजिक, कुछ के पीछे नहीं होती और जिनके पीछे होती है वो पाकिस्तान बना देते हैं, जिनके पीछे नहीं होती वो फिर मुल्क तोड़ने की बातें करते रहते हैं। इमोशनल ज्यादा है हम। हाँ, हर वक्त इमोशन टिड फाड़ देंगे, कैसे फाड़ेंगे ये नहीं पता। अच्छा, बाहर देंगे। दूसरी बात जो आपने, मैं जल्दी से कहता हूँ, आपने कहा कौम कैसे बनेंगे, ये बड़ी आसान सी चीज़ है। आपका अपना जुमला था कि यकीन नहीं है कि मुल्क कहाँ जा रहा है, पहले तो यकीन ले आओ कि मुल्क इंशाल्लाह मेरे आपके बगैर भी रहेगा और बेहतर है कि हम दोनों के साथ रहे तो अच्छा है। तो यकीन ले आओ, यकीन जब आ जाए तो अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, उनके साथ हम आवाज़ हो जाओ और जब ये हो जाए तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो एक डायरेक्शन में। और ये तीनों अल्फाज मैंने नहीं कहे, यकीन महकम, इत्तेहाद और तंजीम। आज आपको क्या लगता है वो डायरेक्शन क्या है जिसमें हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें? बस मैं किस तरह निकल लूँ, बस मैं निकल लूँ, क्योंकि मेरे इस मुल्क पे यकीन ही नहीं है। मैं तो इस बहस में हूं कि बनाया क्यों था। कायद-ए-आज़म की जो बात इन्होंने की थी उसको ज़रा तायीद करते हुए इस्फानी की किताब है कायद-ए-आज़म के ऊपर, उसको आप अगर पढ़ें तो उन्होंने कहा कि एक सिलट में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, कायद-ए-आज़म वहाँ गए थे, तो मौलाना बाशानी ने बड़ी धुआंधार तकरीर की और वो जो बंगाली थे वो उछलते कूदते ये वो बड़ा, उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। तो इस्फानी कहता है कि मैं कायद-ए-आज़म के बाद जो है वो हम सर्किट हाउस में आ रहे थे तो मैंने कायद-ए-आज़म को कहा, मैंने कहा जी ये देखे कैसा नौजवान, वो शब्द बाशानी उसको कहा कि कितनी अच्छी इसने तकरीर की है। तो कायद-ए-आज़म सोचे तो उसने कहा आई वांट हिम टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ सिलट मुस्लिम लीग। बड़ा हैरान रह गया, ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा ही इज़ इमोशनल, ही इज़ नॉट लॉजिकल। ओह सही, ये लिखी मतलब ये है तारीख है कि कायद-ए-आज़म जो थे वो इमोशनल नहीं थे, लॉजिकल, ब्लैक एंड वाइट। ये सही है, ये गलत है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इमोशंस ग्रे एरिया ले आता है। नहीं देखिए, मंतिक जो है वो तो रीजन की बात करती है सही जी, और फिर उसके अपने तरीके हैं, उनको आप बांटते हैं, एक डिडक्टिव लॉजिक है, एक इंडक्टिव लॉजिक है, इस्तिक़राई इस्तिख़राजी, और फिर आप एक नतीजे पर पहुंचते, एक सुगरा है, एक कुबरा है, फिर एक नतीजा। तो वो तो हर चीज़ को बिल्कुल नाप तौल कर बयान करती है जी। तो वो एक अकली अप्रोच है मसाइल की तरफ, एक जज्बाती अप्रोच है, उसके लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं। लॉजिक डट जाए तो फिर जज्बे से डट जाओ, हाँ, लेकिन लॉजिक सेट कर लो, लॉजिक सेट करो। ये नहीं कि हम सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, जेब में ब्रिटिश पासपोर्ट है, बन गई सीसा पिलाई दीवार तुम यार, इसमें कौन सी लॉजिक है? ऑस्ट्रेलिया के वीजे की लाइन लगा रहे हो, हम हरा देंगे दुनिया को, अमेरिका के घुटने टिका देंगे। कैसे टिकाओगे यार घुटने? ये भी तो मुझे बता दो जरा। भूखे नंगे उनके हाथ का दिया खाते हो, तड़ी ऐसी लगाते हो जैसे ऐसी पता नहीं क्या कर दोगे क्या? तो लॉजिक रखो, सिर्फ जज्बाती मत हो, अपने आप पे पहले यकीन तो लाओ इस मिट्टी पे कि मुझे यकीन है कि हाँ ये मुल्क है। और खुशबू शुजात साहब के साथ मैं उस दिन बैठा एक शो कर रहा था, उन्होंने क्या खूबसूरत बात की, वो क़िरात हुई सूरह रहमान की। कहती हैं जब मैं सूरह रहमान सुनती हूँ लगता है कि तमाम पाकिस्तान की खूबियों का जिक्र हो रहा है इसमें। तो अल्लाह ताला ने जो सूरह रहमान में जिन नेमतों का जिक्र किया है वो इस पाकिस्तान में मौजूद है, हर नेमत मौजूद है। और एक और भी बात, बहुत सी अक़वाम होती हैं जो जहानत इनकी कम होती है, जो भी प्रिमिटिव हैं। अगर अफ्रीका के बहुत से ममालिक देखें,
पाकिस्तान एक निहायत ज़हीन कौम है। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स देख लीजिए, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे टेक्नोलॉजी लेवल पे हो, हमारा डॉक्टर इंजीनियर दुनिया में टॉप है। जहानत की कोई कमी नहीं है, इस मिट्टी की रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है। अल्लाह की नेमत, अगर कमी है तो वो ओनरशिप की, समझ की, लॉजिक की, अकल से बात करने की, वो नहीं। बस हम वो शॉर्टकट में पड़ गए, मैं कूदी मार के उधर पहुंच जाऊं। वो चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कारोबार हो, चाहे सड़क हो, चाहे सिग्नल हो, हमारी फितरत बन गई है फ़र्द की। जब बात हम सिर्फ अपनी ओनरशिप लेते हैं, बाकी किसी की ओनरशिप नहीं लेते हैं। कि फ़र्द से मुआशरा, मुआशरे से कौम, कौम से मुल्क, मुल्क से मिल्लत, ये फ़र्दी पैड। और यार अपने आप को सीधा करो, बेहतर करो, बुनियाद ही वो इस तरह होगी ना। और ये अभी एक SMS किसने भेजा, मैं चाहूँगा कि मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल वो बड़ा ऐप आया कि जी कायद आज़म 14 अगस्त 1948 की इनकी तकरीर का उन्हें इक़्तिबास दिया, द फाउंडेशंस ऑफ योर स्टेट हैव बीन लेड एंड इट इज़ नाउ फॉर यू टू बिल्ड एंड बिल्ड एज क्विकली एज यू कैन। फाउंडेशन हो गई, अब बस फाउंडेशन में बहस छोड़ दो, ये है, अब इस पे दीवारें बनाओ जल्दी से और मजबूत दीवारें। ये किस तरह की दीवारों की बात हो रही है वैसे? इत्तेहाद की दीवारों, तंजीम की दीवारों, हमने तलवारें बना ली, यकीन की फाउंडेशन लग गई है, हमारे इस फाउंडेशन पे भरोसा करो, इस फाउंडेशन पे यकीन करो और फिर इत्तेहाद की दीवार खड़ी करो, फिर देखो कौन आता है। देखें एक चीज जो है वो बड़ा कुरैशपुर साहब, इरार एक जमात होती थी, उनके जो स्पीकर थे अताउल्लाह बुखारी जो थे, वो बहुत ऐसे शोला ऐसे स्पीकर थे जिसका कुछ आप अंदाजा नहीं। हमने ईशा के बाद हमने शुरू की है तो फजर तक वो तकरीर लोग, वो मैंने लोग टॉयलेट जाने के लिए नहीं उठते थे, इतनी जबरदस्त। मैंने एक तकरीर सुनी जब मैं बच्चा था। तो अब देखें, वो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे, पाकिस्तान के मुखालिफ थे, लेकिन कौम उनके जलसों में जाती थी, जलसे भरे हुए होते थे। मौची दरवाजे में जलसा है तो एक तरफ से लेके दूसरी तरफ एक इंसानों का ठट मारता हुआ समुद्र होता था। लेकिन कौम ने किसको फॉलो किया? तो कौम इतनी बेवकूफ नहीं है, कौम ने कायद आज़म को फॉलो किया ना, जिसको उसी इरार वालों ने उनको कुफर का फतवा दिया हुआ था, और उन्हीं के जलसों में लोग जाते थे। इतनी बड़ी तकरीरें होती हैं, समझती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम बात बहुत करते हैं, नहीं, ये बात जो है वो बात ऐसी नहीं है। तो फिर उस वक्त क्या हुआ था उस वक्त? क्यों फिर वो जस्ट इरार जो थे वो उनको एक सीट भी नहीं मिली थी जब इलेक्शन हुए 1946 के। खाकसार थे जिन्होंने कायद आज़म पे हमला किया था, कायद आज़म के ऊपर हमला किया था खाकसारों ने, तो उसको उनको सीट एक मिली खाकसार 1946 के इलेक्शन में। क्या हुआ था? तो ऐसी बात नहीं है, लोग बेवकूफ़ नहीं है। ये जो है ना, ये ठीक है, एक वक्त आ रहा है कि उनका बस नहीं चल रहा, बेवकूफ़ नहीं और यकीन खो बैठे हैं, यकीन खो बैठे हैं, हमें यकीन नहीं है, हम समझते हैं कुछ होगा नहीं। देखिए, मैं आपसे ताहिरा सैयद गा रही थी कि अगर है जज्बे तामीर जिंदा तो फिर किस चीज़ की हम में कमी है? एक आवाज़ आई अक्ल की। तो ये जो फरासत की बात है वो नहीं, ये हमारी हम वो अपने मामलात में तो बहुत ही हमारी सारी फहम भी है, फरासत सब कुछ है हमारी। इतनी ये पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है उसकी हिस्ट्री इतनी मजबूत है कि उसको आप जब थोड़ा सा डीपली स्टडी करें तो आप देखें क्या होता है। कायद आज़म 1901 पहली दफ़ा जब गए पाकिस्तान बनने से पहले हैदराबाद दक्कन, तो हैदराबाद दक्कन में जाके उन्होंने क्या कहा? हैदराबाद दक्कन में उस वक्त दो लोग थे, जो दो अंजमन थे जो आपस में झगड़ा कर रहे। तो उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि आपको मैं सुलह करवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ, कहता। उन्होंने कहा देखें, मैं पाकिस्तान की एडवोकेसी कर रहा हूँ, पाकिस्तान का केस लड़ रहा हूँ, आप मेरे साथ शामिल हो जाएं, मुझे सपोर्ट करें। ये नहीं कहा कि मैं आपका केस लड़ रहा हूँ या आपका केस लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का केस लड़ रहा हूँ। सर, कुछ बिल्कुल आखिरी के हमारे पास चंद लम्हात बचे हैं, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पैगाम देना चाहेंगे, कोई अच्छी बात हमारी नई नस्ल के लिए स्पेशल?
नहीं, अच्छी बात क्या, सब ही अच्छी बात कोई है, guideline बुरी बात है, ये सब अच्छी बात है। बट कोई गाइडलाइन ऐसी जो वो फॉलो करे, जो लॉजिक को सोचे फॉलो वो करें, बेस्ट। अपनी तालीम को और अपना सोच जो है उसको मुस्बत सोच की तरफ लेके जाए। मस्त। हम बहुत नेगेटिव हो गए हैं इन आवर माइंड्स, है ना सर? आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये आज़ाद सरजमीन है, हमें मिली है ये, और इसमें हमें अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ ज़िंदा रहना है और ख़ुद तरक्की करना है। हम तरक्की करेंगे तो ये मुल्क रूल्स को फॉलो करते हुए। फैसल, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को हल्का ना लें, पाकिस्तान को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, सही। हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसकी कदर करें, अपने मुस्तकबिल को इसके मुस्तकबिल से जोड़िए तो तरक्की करेंगे, वरना ज़िंदगी भर यूँ ही भटकते रहेंगे, कभी इस मुल्क कैसे कभी इस जोड़ेंगे? मुल्क। हम पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इंजीनियर बन के बाहर जा रहे ताकि पाकिस्तान के हम पाकिस्तानी इंजीनियर थे। तो पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क कोई नहीं फर्क पड़ता। नहीं पाकिस्तान पड़ता। कायम ये दायम रहेगा ये इंशाअल्लाह। एक गलत फलसफा मुझे बिल्कुल अब आज आप देखें टर्की में पिछले 10 साल में क्या हुआ। जितने लोग टर्की से बाहर गए थे वही वापस आए, उन्होंने आके वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई है और आज तक क्या कहते हैं, जितने भी खोती उठे ऐसी बात अच्छा यहाँ सर जी वो हमारे देखिए, मैं प्रोग्राम आपको का ये आप वक्त है इजाज़त ना? देंगी एक हाँ जी मिनट में? बिल्कुल, आखिरी देखिए, जल्दी वो से जो बात बात कर कह लेते रहे हैं। थे, हाँ। फैसल भी हाँ कह जी, रहे, जी। ये याद रखिए कि तमाम खाना बदोशों में हाँ। मुश्तरक है ये बात, हाँ। सब अपने अपने घरों को पलट के क्या बात है। यहाँ पे जी हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, सर आपके भी और सर आपके भी। आप तीनों ने वक्त निकाला और इतनी अच्छी बातें कहीं, हर तरह के पहलू पे बात हुई। डेफिनेटली जहाँ पॉजिटिव की बात होती है वहाँ नेगेटिव की बात होती है, लेकिन ये सब जो है इस हमारे आज का जो दिन है उसका हिस्सा है। और आज का दिन आप सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन एक बार बैठ के सोचें कि क्या आप इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्या हम इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस वक्त वक्त हो चुका है बिल्कुल प्रोग्राम ख़त्म होने का। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।